हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पार्ट 1 था उसके बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, कि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की बात की थी। उसके बाद सीआर इक्वेशन क्या होती हैं, उसकी तीनों फॉर्म, कार्तीय रूप में, ध्रुवीय रूप में और सम्मिश्र रूप में क्या क्या होते हैं, उनके बारे में बात की थी। उसके बाद विश्लेषिक फलन यानी कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। उसके बाद हमने एनालिटिक फंक्शन का कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कैसे किया जाता है, जिसके अंदर मिलने थॉमसन मेथड पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड पढ़ा था। उसके बाद हमने बात की थी प्रंसवादी फलन, जिसको बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन, और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में हमने चर्चा की थी। उम्मीद है लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा है उसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल जो आपका है राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, उसके अंदर भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये वाली चीज है थोड़ी सी कम समझ में आई। ठीक है भाई, तो एक बार पुनः है, आज हम देखेंगे दूसरा पार्ट इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। उससे पहले 5 मिनट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको ब्रीफ में मैं थोड़ा सा वापस बता देता हूं, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा ये समस्या रहती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को लेकर के। हालांकि सबसे ज्यादा आसान टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ से काफी ज्यादा आते हैं। एक बार पुनः मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, सबसे पहले हमने एक रिजल्ट भी पढ़ा था कि अगर फलन एफ जेड कॉन्टिन्यूस है तो मोड एफ जेड है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। और यहां से हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि मोड जेड है वो कॉन्टिन्यूस फलन है, यानी कि सतत फलन है। दूसरी चीज हमने रिजल्ट पढ़ा था कि एफ जेड कॉन्टिन्यूस है तो एफ जेड बार भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहां से अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो जेड बार है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है, सतत होता है। सतत है या कॉन्टिन्यूस है। लेकिन हमने दोनों ही के बारे में देखा था कि फलन एफ जेड अगर कॉन्टिन्यूस सॉरी डिफरेंशिएबल है तो उसका मोड और बार डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, और उनके लिए एग्जाम्पल भी हैं, क्योंकि दोनों ही फंक्शन है वो सीआर इक्वेशन को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। नॉट डिफरेंशिएबल, या मैं बोलूं कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, या मैं बोलूं नो वेयर डिफरेंशिएबल, नो वेयर डिफरेंशिएबल। और ये वाला फंक्शन भी नो वेयर डिफरेंशिएबल होता है, यानी कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर कोई फलन हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो एनालिटिक भी नहीं होगा या विश्लेषिक भी नहीं होगा, या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं नॉट एनालिटिक। दिस इंप्लाइज ये नॉट एनालिटिक। ठीक है ना, जो डिफरेंशिएबल नहीं है वो एनालिटिक हो ही नहीं सकता है, और जो फाइनाइट या काउंटेबल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है वो भी एनालिटिक नहीं हो सकता है। तो हमने एक चीज देखी थी यहाँ पर कि आपके पास कोई फंक्शन एनालिटिक है यानी विश्लेषिक फलन है तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल भी होगा, यानी जो फलन विश्लेषिक है वो अवकलनीय भी होगा, और जो फलन अवकलनीय है वो कॉन्टिन्यूस यानी कि सतत भी होगा। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी कॉन्टिन्यूस हो तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, और डिफरेंशिएबल है तो वो फलन एनालिटिक यानी कि विश्लेषिक होना भी जरूरी नहीं है। लेकिन इसका नेगेशन, यानी जो फलन कॉन्टिन्यूस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो पक्का ही वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। और जो डिफरेंशिएबल नहीं है वो एनालिटिक भी नहीं होगा, नॉट एनालिटिक। और यहां से ही हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये एनालिटिक भी नहीं होंगे। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, हालांकि आपको पता है फिर भी वापस ध्यान रखना। उसके बाद हमने देखा मोड जेड स्क्वायर ये कंटिन्यूस होता है, लेकिन डिफरेंशिएबल है वो कहां पर है, डिफरेंशिएबल ओनली एट जेड इक्वल्स टू 0, सिर्फ है जेड बराबर 0 पर ही ये डिफरेंशिएबल है। लेकिन ये सिर्फ फाइनाइट या काउंटेबल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो ये नो वेयर एनालिटिक हो जाएगा, एनालिटिक कहां पर भी नहीं है, नो वेयर एनालिटिक। ये चीजें हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल मानो या कुछ ये स्टेटमेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने।
एग्जाम्पल बार बार यही पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करें तो एक एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोड ऑफ एक्स वाई। ये सतत होता है, ये सतत है, सीआर इक्वेशन को भी संतुष्ट करता है, लेकिन अवकलनीय नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पर? जीरो पर, एट z इक्वल्स टू जीरो। जीरो के ऊपर ये वाला फलन सतत है, सीआर इक्वेशन को भी संतुष्ट करता है, लेकिन ये वाला फलन अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं है तो ये फलन एनालिटिक यानी कि विश्लेषिक भी नहीं होगा। तो ये चीजें आपको जो ध्यान में रखनी ही रखनी। ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी थी एनालिटिक फंक्शन का निर्माण करना, या सबसे पहले हम बात करें हार्मोनिक फलन के बारे में, यानी कि प्रंसवादी फलन। कोई फलन प्रंसवादी कब कहलाता है? जब वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी डेल टू फाई। डेल टू फाई क्या होता है? x के सापेक्ष 2 बार डेरिवेटिव और y के सापेक्ष 2 बार डेरिवेटिव की जो ऑपरेटर है, और ये फाई बराबर जीरो। अगर ये जीरो आ रहा है तो प्रंसवादी होगा, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो प्रंसवादी या हार्मोनिक फलन नहीं होगा। हमने देखा था नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि फलन एनालिटिक है तो पक्का सीआर इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, लेकिन सीआर को इक्वेशन को संतुष्ट करे तो फलन डिफरेंशिएबल या एनालिटिक होना जरूरी नहीं है। डिफरेंशिएबल कब होता है फलन? जब आपके पास उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यानी u और v दोनों डिफरेंशिएबल हैं और सीआर इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं, तो उस केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सिर्फ u और v डिफरेंशिएबल हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना आवश्यक नहीं है। उसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था, एफ जेड बराबर जेड पर। इसी प्रकार एनालिटिसिटी चेक करनी है तो u और v या बोलो एफ जेड है, वो अगर सीआर इक्वेशन को संतुष्ट करता है, उसके साथ साथ उसका जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों के दोनों हार्मोनिक हैं, तो उस केस में फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा। u और v हार्मोनिक प्लस सीआर इक्वेशन संतुष्ट कर रहा है तो फंक्शन है वो एनालिटिक हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन एक साथ होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो हमने देखा था मिलने थॉमसन मेथड से, अगर आपके पास u गिवन हो या v गिवन हो, तो u या v जो भी गिवन है तो हमें ध्यान में रखना है एक ही चीज। क्या ध्यान रखना है कि f डैश z होता है वो आपके पास ux प्लस आयटा vx होता है। अब मुझे अगर u गिवन है तो इसको u बनाना है, तो बाई सीआर इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं ux माइनस आयटा uy, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि ux बराबर vy होता है और vx बराबर माइनस का uy होता है। समीकरण दूसरे से vx की वैल्यू है वो पुट कर दी है। अब हमारा फंक्शन पूरा uy में आ गया। हमें इसको मानना है फाई 1, इसको मानना है फाई 2, और फाई 1 z कोमा 0 फाई 2 z कोमा 0 रख करके यहां से आपके पास जो f डैश z है वो कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू फाई 1 z कोमा 0 माइनस आयटा फाई 2 z कोमा 0। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास एफ जेड है वो यहां से आ जाएगा। जेड के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। जब v गिवन है तो हमें क्या करना है? इस पूरे को v में कन्वर्ट करना है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ux की जगह vy प्लस आयटा vx, यहां बीच में इस बार प्लस रहेगा। इसको हमें फाई 1 मानना है, इसको हमें फाई 2 मानना है। वापस x की जगह z रखना है, y की जगह 0 रखना है। तो जब v गिवन हो तो उस केस में जो f डैश z आएगा वो हमारे पास फाई 1 z कोमा 0 प्लस आयोटा फाई 2 z कोमा, जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें एफ जेड है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आपको u या v गिवन हो तो f डैश z या एफ जेड प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार हमने देखा था जब आपको u माइनस v गिवन हो तो इसको हमें कैपिटल U मानना है। जब हमें u प्लस v गिवन हो तो उस केस में हमें इसको कैपिटल V मानना है। जैसे हमने u माना है तो इसको ux और vx मान करके हमें निकालना हो तो 1 प्लस आयोटा एफ जेड, 1 प्लस जेड आयटा 1 प्लस आयटा इंटू एफ जेड, और यहाँ पर आपके पास फाई 1 z कोमा 0
माइनस आइटा फाई टू जेड कोमा जी। फाई वन क्या हो जाएगा, u माना तो यहां से ux फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से uy फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मानना है फाई वन और इसको मानना है फाई। वापस x की जगह हमें रखना है z, y की जगह 0 और ये फाई वन जेड कोमा 0 और फाई टू जेड कोमा 0 फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सॉरी इंटीग्रेशन आएगा यहाँ 1 प्लस आइटा एफ जेड है तो ये इंटीग्रेशन आएगा और साथ में डी जेड। ये एफ जेड आएगा, इसकी हेल्प से हम डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश जेड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले के रूप में आपको याद रखना है, लेकिन रटना नहीं है, रटोगे तो मार खा जाओगे फाई वन फाई टू। आपको सिर्फ ये वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि यहाँ से हमें अगर u गिवन है तो दोनों को u में कन्वर्ट करना है, v गिवन है तो दोनों को v में कन्वर्ट करना है। जो रियल पार्ट आएगा उसको फाई वन मानना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको फाई टू मानना। बस ये आपको याद रखना है और वैल्यू पुट कर देनी। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट थी जो हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मैपिंग भी बोलते हैं, जिसको फंक्शन भी बोल देते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके टाइप, उसके बाद हम बात करेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग, उसी का एक छोटा सा पार्ट होता है एक आइसोगोनल मैपिंग। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वर्जन मैपिंग, उसके बाद बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद छोटे छोटे 3-4 टॉपिक हैं। फिक्स पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रॉस रेशो क्या होता है, सिमेट्रिक पॉइंट क्या होता है, और लास्ट में चर्चा कर लेंगे हम त्रिवियम प्रक्षेप, जिसको बोलते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है ना, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। रूपांतरण या प्रतिचित्रण, जिसको हिंदी में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग। क्या गिवन है, W बराबर एफ जेड बराबर यू प्लस आइटा वी। फलन है W बराबर एफ जेड से डिनोट करते हैं, जो U प्लस आइटा वी टाइप का होगा, जहां U एक्स वाई का फलन है, V भी एक्स वाई का फलन है। द कोरेस्पोंडेंस डिफाइंड बाय इक्वेशन बिटवीन द पॉइंट इन Z प्लेन एंड W प्लेन इज कॉल्ड मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, जैसा हम रियल में किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं वैसा ग्राफ कॉम्प्लेक्स में बनाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें जेड प्लेन में 2 डायमेंशन है और उधर भी हमारे पास डब्ल्यू प्लेन में भी 2 डायमेंशन, यानी 4 डायमेंशन को हम प्लेन में कैसे कर सकते हैं, तो कभी दिखाई नहीं सकते हैं 4 डायमेंशन को समतल के अंदर। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग हम प्लेन लेते हैं। एक प्लेन को हम बोल देते हैं डब्ल्यू प्लेन और दूसरे को बोल देते हैं जेड प्लेन। तो ये हमारे पास कोई जेड प्लेन है, ये हमारे पास कोई डब्ल्यू प्लेन है। जेड प्लेन है तो यहाँ हमारे पास जो रियल एक्सिस होती है उसको बोलते हैं एक्स और वाई। ये आपके पास एक्स और वाई, और यहाँ पर जो आपके पास एक्सिस होती है वो यू और वी होती है। रियल एक्सिस ये यू और ये वी। तो हमें क्या करना है, जेड प्लेन के अंदर जो पॉइंट है उन पॉइंट को डब्ल्यू प्लेन के अंदर मैप करना है। और जिस भी इक्वेशन के थ्रू जो मैप करते हैं अपन, ये यहाँ पर मैप हो सकती है जेड स्क्वायर हो सकती है, साइन जेड हो सकती है, साइन हाइपरबोलिक जेड, कोस हाइपरबोलिक जेड, या जो भी हो, कि इसको डब्ल्यू बराबर मैं लिख देता हूँ एफ जेड। ये इक्वेशन जेड प्लेन के पॉइंट को डब्ल्यू प्लेन में मैप करती है। तो ये इक्वेशन है, ये क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है या मैपिंग कहलाती है। यही तो बोला है, द कोरेस्पोंडेंस डिफाइंड बाय द इक्वेशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ जेड प्लेन। जेड प्लेन के कोई पॉइंट है उसको हम इस मैपिंग से ट्रांसलेशन या मैप करते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि Z1 है तो इसकी मैपिंग है वो W1 है, जो कि f ऑफ Z1 है। जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन इज कॉल्ड मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ये इक्वेशन, जिस इक्वेशन की हेल्प से हम ऐसा करते हैं तो इक्वेशन आपकी क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है या मैपिंग कहलाती है। इसको फंक्शन भी बोलते हैं, एक ही चीज है। ठीक है ना, कहीं पर इसका यूज मैपिंग ले लेते हैं, कहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं, कहीं पर फंक्शन बोल देते हैं। तो ये तो है भी ये चीज क्या चीज है। तो हमें जब भी जेड प्लेन को डब्ल्यू प्लेन में मैप करना है तो जिस इक्वेशन की हेल्प से करते हैं वो मैपिंग कहलाती है। अब क्वेश्चन कहाँ कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज वो है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन हैं जो पूछे भी गए हैं कि द फंक्शन w बराबर यू प्लस आइटा वी बराबर जेड स्क्वायर। इक्वेशन क्या गिवन या फंक्शन क्या गिवन है, या मैपिंग भी बोल सकते हैं, w बराबर जेड स्क्वायर मैप्स x बराबर है। यानी आपका ये जेड प्लेन है,
ये एक्स और वाई, तो जब ये आपका जेड प्लेन है, जेड प्लेन के अंदर पॉइंट है आपके पास एक्स बराबर ए, ये पॉइंट है। इन पॉइंट को आपको बताना है कि जो मैपिंग आपकी कौन सी W बराबर जेड स्क्वायर है, ये मैपिंग कहां पर मैप करती है, W प्लेन के अंदर। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैपिंग दे देंगे आपको, जेड प्लेन में दे देंगे पॉइंट या पॉइंट का कलेक्शन कि बताओ ये वाली मैप है वो कहां कर रही है, या आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये बताओ एक लाइन गिवन है y बराबर बी, जहां पर x बराबर a पॉजिटिव है, इसी प्रकार आपको दे देंगे y बराबर b पॉजिटिव है, तो ये वाली लाइन है वो कहां मैप हो रही। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, क्या ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपसे पूछे कि W बराबर जेड स्क्वायर मैपिंग है वो x बराबर a या y बराबर b, ये लाइन को W प्लेन में किस कर्व पर मैप करती हैं, तो याद रखना पैराबोला पे कर्व करती है। अगर ऑप्शन हो पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स, तो आपको सोचना ही नहीं है, सिंपल पैराबोला पे। कौन सा पैराबोला, अगर 4 ऑप्शन पैराबोला के दे दे तो उस केस में हमें कैसे फाइंड आउट करना है ये हमें सीखना। सबसे आसान तरीका है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मैपिंग दे सकते हैं आपको, करना क्या है आपको, तो सबसे पहले जो मैपिंग गिवन है, जो मैपिंग दी हुई है या गिवन है जेड स्क्वायर, इसको आप लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयटा 2x, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यानी u और v की फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पर u आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v आपके पास आ गया है 2xy। फिर आपको जो गिवन है वो u और v में पुट कर दो। क्या गिवन है, x बराबर a गिवन है, आपको गिवन क्या है, x बराबर a, तो यहां पर आपको x बराबर a रखना है। जैसे x बराबर a रखा तो u बराबर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v बराबर आ जाएगा 2ay। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 में वेरिएबल आपके पास क्या है, y। हमें क्या करना है, x y में समीकरण गिवन है, इसको u और v में कन्वर्ट करना है, u और v में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास x की जगह तो कांस्टेंट आ गया, अब हमें y को एलिमिनेट करना समीकरण 1 और 2 से। तो यहां से देखो समीकरण 2 से y का मान v/2a आ जाएगा, उसको समीकरण 1 में रख देते हैं और जैसे यहां पर रखेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू u इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस y की जगह रखना है v/2a का होल स्क्वायर, y स्क्वायर है ना, तो ये जाएगा v स्क्वायर और 4a स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे जिस फॉर्म में हमें गिवन है। देखो यहां पर आप देखोगे तो इसको मैं इधर ले आता हूं, या u माइनस ए स्क्वायर, u माइनस ए स्क्वायर ऑप्शन के हिसाब से देखो u प्लस ए स्क्वायर ये गिवन है, तो इसको इधर ले आता हूं u माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन में माइनस का है ये 4a स्क्वायर, और यहां से आप देखोगे तो v स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर ले जाता हूं तो माइनस का 4a स्क्वायर u माइनस ए स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन आ गया है। और ये पैराबोला की समीकरण है। पैराबोला समीकरण किस फॉर्मेट की होती है, y स्क्वायर बराबर 4ax या v स्क्वायर बराबर 4au या v स्क्वायर, यही तो है v स्क्वायर और इधर आपका u आ रहा सिंगल वेरिएबल। तो आप देखो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाए, v स्क्वायर बराबर माइनस 4a स्क्वायर u माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है y बराबर b, तो y बराबर जैसे b है तो यहाँ पर y की जगह b रखना है, तो b स्क्वायर यहाँ b, वापस x की वैल्यू उठा करके आपको यहाँ रखना है तो x एलिमिनेट हो जाएगा। करना क्या है, अल्टीमेटली आपका गोल ये होना चाहिए कि जब भी आपसे पूछे कि ये मैपिंग है वो इस लाइन को या इस कर्व को कौन से कर्व पे मैप करती है, तो आपका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि x और y जो वेरिएबल हैं उनको आपको एलिमिनेट करना है और लास्ट में जो कर्व है वो u और v में आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपका उद्देश्य रहना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी आप कर सकते हो। एक को u और v मानना है, इन दो इक्वेशन की हेल्प से, दो वेरिएबल हैं, एक तो आपका यहां से हट जाएगा और दूसरा आपको यहां से हटा देना। ये क्या है, परवलय, परवलय। जैसे आप y वाला करोगे तो वहां से भी आपको परवलय ही मिलना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, आपको बताना है कि मैपिंग है W बराबर साइन जेड या कोस जेड भी हो सकता है या
कोस हाइपरबोलिक जेड भी हो सकता है या साइन हाइपरबोलिक जेड भी हो सकता है। मैं आपको साइन जेड का बता देता हूं। मैपिंग साइन जेड है वो x बराबर a को और y बराबर b को कहां पर मैप करती है, x बराबर a और y बराबर b। ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, x बराबर a भी गिवन हो सकता है, y बराबर b भी गिवन हो सकता है। पहले इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस मैपिंग को लिखना है u और v की फॉर्मेट में। तो w बराबर साइन जेड, कल मैंने बताया भी था इसको भाई, आप क्या लिख सकते हो, साइन x कोस आइटा y को क्या लिखना है, कोस हाइपरबोलिक y प्लस कोस x और साइन साइन आइटा y क्या हो जाएगा, आइटा साइन हाइपरबोलिक y। ये होता ना, ये आपका u है, तो u आपके पास आ जाएगा साइन x कोस हाइपरबोलिक y और v आपके पास क्या आ जाएगा, कोस x साइन हाइपरबोलिक y। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। एक चीज जो आप सभी को पता है, क्या पता है कि सर हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, इसका मान 1 होता है। और दूसरी चीज आपको पता है कोस हाइपरबोलिक का स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर एक्स बराबर भी 1 होता है। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको क्या गिवन, देखो x बराबर a गिवन है, x बराबर a गिवन है, तो यहाँ पर x बराबर a रखेंगे, u इक्वल्स टू साइन ए कोस हाइपरबोलिक y और यहाँ पर आपका v आ जाएगा कोस a साइन हाइपरबोलिक y आ जाएगा। अब यहां से देखो आपको क्या करना है, y हटाना है, तो y वाला एक साइड रख लेते हैं। तो यहां से आपके पास u अपॉन साइन a आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक y और यहां से v अपॉन में कोस a आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक y। समीकरण नंबर 1 और 2 है ये। सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, तो यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बराबर 1, यानी कि यहां से आपके पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर a माइनस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर a बराबर 1। और आपको पता है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है और माइनस आने का मतलब हाइपरबोला यानी कि अति परवल है। तो x बराबर a को w बराबर साइन जेड जो मैपिंग है वो हाइपरबोला पर मैप करती है। आपसे पूछ सकते हैं ये वाला इक्वेशन दे करके भी, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट पूछे किस कर्व पे करेगी, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स या सर्कल, तो आपको डायरेक्ट हाइपरबोला बताना। मोस्टली क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है, तो यही पूछा है किस पे मैप करेगी, हाइपरबोला, पैराबोला या इलिप्स पे करेगी, तो हाइपरबोला यानी कि अति परवलय पे करेगी। अगर आपके पास y बराबर a होता, तो यहाँ पर हम y की जगह a रख देंगे, तो ये आ जाएगा u इक्वल्स टू साइन x कोस हाइपरबोलिक a, या b ले लेते हैं, चलो y बराबर b, तो यहाँ पर b ले लो भाई। v बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, v बराबर यहाँ से कोस x हो जाएगा और कोस या साइन हाइपरबोलिक b हो जाएगा। यहां से देखो आपके पास, अब आपको क्या करना है, साइन x, तो u अपॉन में कोस हाइपरबोलिक b आ जाएगा बराबर साइन x हो जाएगा। और यहां से आप देखोगे v अपॉन में साइन हाइपरबोलिक b बराबर कोस x हो जाएगा। हमें पता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 इस फॉर्मूले से, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन में कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर b प्लस v स्क्वायर अपॉन में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर b बराबर 1। बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन किसको बताता है, ये सर इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त को बताता है, तो ये आपके पास दीर्घवृत्त हो जाएगा यानी कि इलिप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा। तो y बराबर b है, वो उसको साइन जेड कहां पर करता है मैप, वो भी दीर्घवृत्त पे मैप करता है, और x बराबर a को हाइपरबोला यानी कि अति परवलय मैप करता है। इसी प्रकार कोस z1, तो साइन जेड कोस जेड दोनों ही सेम ही काम करते हैं, बस थोड़ा सा नीचे इक्वेशन में चेंज आ सकता है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ये z प्लेन है, ये आपके पास w प्लेन है,
ये आपके पास डब्ल्यू प्लेन है, ये आपके पास जेड प्लेन है। तो अगर आपके पास लाइन है x बराबर a, मैपिंग आपके पास है w बराबर साइन जेड हो या कोस जेड। अगर आपसे पूछे कौन से कर्व पे करती है तो आपको याद रखना है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं ना भाई, ये आसान है ऐसा करना। ये लाइन है तो इस लाइन को ऐसे किया तो ये आपके पास क्या बन गया है, अति परवलय बन गया, यानी x बराबर a को अति परवलय पे मैप करती है। इसी प्रकार अगर आपके पास लाइन हो y बराबर b, तो इसको मैं ऐसे घुमा के क्या बना सकता हूं, दीर्घवृत्त बना सकता हूं। तो ये कहां पर करेगी, दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स पे करती है। तो मैपिंग साइन जेड और कोस जेड है, वो x बराबर a टाइप की कोई लाइन है उसको अति परवलय पे मैप करती है या ट्रांसफॉर्म करती है, जबकि y बराबर b टाइप की कोई लाइन है उसको वो इस दीर्घवृत्त पे मैप करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे, या चाहो तो अभी लिख सकते हो इसका उल्टा। अगर आपके पास मैपिंग हो w बराबर साइन हाइपरबोलिक z या कोस हाइपरबोलिक z, तो ये इसका ओपोजिट हो जाएगा। ओपोजिट का मतलब x बराबर a लाइन को ये करेगा दीर्घवृत्त पे, और y बराबर b लाइन है इसको करेगा हाइपरबोला पर, यानी अति परवलय पर। इसका जो भी आता है उसका ये ओपोजिट हो जाता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। चाहो तो वापस इसको एक्सपेंड करो और इक्वेशन पूछे तो इक्वेशन से भी आप कर सकते हो। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एज ए रिजल्ट के तौर पर w बराबर जेड स्क्वायर मैपिंग x बराबर a हो या y बराबर b हो, वो सिर्फ परवलय पे मैप करती है। साइन जेड और कोस जेड है, वो x बराबर a को अति परवलय पे करेगी, y बराबर b लाइन को दीर्घवृत्त पे करेगी। साइन जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड या कोस हाइपरबोलिक जेड है, वो x बराबर a लाइन को दीर्घवृत्त पे करेगी, और y बराबर b लाइन है उसको अति परवलय पर करेगी। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले फर्स्ट ग्रेड में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, तो ये आपको डायरेक्ट भी ध्यान में रखना है। मेथड भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से हम आसानी से ये चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग, तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम देखते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग, जिसको हम बोलते हैं अनुकोणीय प्रतिचित्रण। तो क्या होता है, ये ए मैपिंग एफ जेड इज सेड टू बी कन्फॉर्मल एट ए पॉइंट जेड नोट if it preserve the angle between the oriented curve passing through z naught in magnitude as well as sense, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। यानी कन्फॉर्मल मैपिंग एक ऐसी मैपिंग होती है, एक ऐसी मैपिंग होती है जो z नोट से गुजरने वाले कोई भी दो कर्व हैं z प्लेन में। मान लेते हैं कर्व आपके पास एक ये है, एक ये मान लेते हैं गामा 1 है, ये गामा 2 कर्व। तो इनके बीच में जो भी कोण है उसका मैग्नीट्यूड थीटा है, और सेंस एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कोई भी हो सकती है। ये आपका पॉइंट क्या है, जेड नोट पॉइंट है। तो एक ऐसी मैपिंग, ये कोई मैपिंग आपके पास W बराबर एफ जेड, ये अनुकोणीय प्रतिचित्रण कब कहलाती है, जब ये प्रिजर्व करती, क्या प्रिजर्व करती है कि जेड की इमेज आपके पास एफ जेड है। तो ये आपके पास W नोट यानी कि एफ जेड नोट है। ये आपके पास इस गामा 1 की इमेज है, वो मान लेते हैं गामा डैश 1 है, और गामा 2 की इमेज है वो गामा 2 डैश है इस मैपिंग के अंदर। तो इनके बीच में जो कोण है, ये जो आपके पास एंगल है थीटा, ये थीटा दोनों मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और इनकी डायरेक्शन या सेंस भी सेम होगा। अगर ये मैपिंग ऐसा करती हो तो ये मैपिंग है वो क्या कहलाती है, वो मैपिंग अनुकोणीय प्रतिचित्रण कहलाती है, या मैपिंग है वो कन्फॉर्मल कहलाती है। अब दोबारा देखो, ए मैपिंग एफ जेड इज सेड टू बी कन्फॉर्मल एट ए पॉइंट जेड नोट इफ इट प्रिजर्व द एंगल थीटा बिटवीन द ओरिएंटेड कर्व पासिंग थ्रू जेड नोट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेंस। यानी जो दिशा और परिमाण दोनों के अंदर अगर प्रिजर्व रखती हो तो ये मैपिंग है वो आपकी कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाती है। अगर ये मैपिंग सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रिजर्व करती है, एंगल डायरेक्शन या सेंस प्रिजर्व नहीं करती हो, तो उस केस में जो मैपिंग है वो क्या कहलाती है, वो आइसोगोनल मैपिंग कहलाती है। बस ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। डेफिनेशन तो ये, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो बताता हूं। इफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व या मैपिंग प्रिजर्व द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल,
मैग्नीट्यूड तो प्रिजर्व करती है बट नॉट नेसेसरली द सेंस ऑफ रोटेशन देन कॉल्ड आइसोगोनल मैपिंग। यानी सेंस को प्रिजर्व नहीं करती है या डायरेक्शन को प्रिजर्व नहीं करती हो तो वो मैपिंग है वो आइसोगोनल कहलाती है। मैग्नीट्यूड को करना चाहिए, सेंस को करती है नहीं करती है जरूरी नहीं है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, आइसोगोनल कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर इज आइसोगोनल बट नॉट कन्फॉर्मल एट जेड बराबर। कैसे सर? देखो आपके पास ये जेड प्लेन है, ये आपके पास डब्ल्यू प्लेन है, ये मैपिंग आपके पास डब्ल्यू बराबर जेड बार है। मैं दो कर्व लेता हूं, एक कर्व आपके पास ये वाला है और दूसरा कर्व आपका ये आपके जेड बराबर 0 है। तो आप देखो ये मान लेता हूं गामा 1 है, ये गामा 2 है। तो ये आपका पास गामा 1 से गामा 2 में जाते हैं तो आपके पास मैपिंग या एक सेकंड ये जेड प्लेन है, जेड प्लेन के अंदर ये आपके पास करो गामा 1 है, ये आपके पास गामा 2 है और गामा 1 से गामा 2 के अंदर जाते हैं तो आपके पास एंगल कितना है, 90 डिग्री का है और जो इसकी सेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी x बराबर 0 है ये वाली लाइन पॉजिटिव वाली। तो आप z बराबर 0 में देखो 1 की इमेज रियल है तो सेम ही रहती है, रियल की तो सेम ही रहेगी। अब देखो आइटा है, यहाँ पर आइटा की इमेज कितनी आएगी, इसका आइटा बार माइनस आइटा आ जाएगा, 2 आइटा माइनस 2 आइटा, यानी ये ऊपर जा रही थी ये नीचे आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। तो ये आपके पास गामा 1 डैश है, ये गामा 2 डैश है। अब इनके बीच में एंगल 1 से 2 की तरफ जाना है तो ये एंगल आ गया है 90 डिग्री ही, लेकिन रोटेशन देखो यहाँ पर आपका रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ पर इसका रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, यानी सेंस चेंज हो गई है, सेंस चेंज हो गई तो ये कन्फॉर्मल नहीं है, तो ये क्या है, आइसोगोनल है। ये आपकी मैपिंग है वो कौन सी है, आइसोगोनल मैपिंग है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि W बराबर जेड बार कई बार पूछा जाता है, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, आपकी बुक में एक ही गिवन है कि W बराबर जेड बार है, ये आइसोगोनल है, लेकिन ये कन्फॉर्मल नहीं है Z बराबर 0 पर। ये रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना, कई बार पूछ सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड एनालिटिक है विद नॉन जीरो डेरिवेटिव एट जेड नोट, यानी एफ जेड एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो है जेड नोट पर, देन एफ जेड का बार है एंड एफ जेड बार आर बोथ आइसोगोनल एट जेड नोट। तो देखो एफ जेड मैपिंग आपके पास एफ जेड बराबर जेड है, ये एनालिटिक होता है, हम सभी जानते हैं, पोलिनोमियल है, एनालिटिक है। दूसरा एफ डैश जेड, इसका लिखा है 1, तो एफ डैश 0 पर इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना, ये आपका नॉन जीरो आ रहा है। देन एफ जेड बार करो या कैसे भी करो, आपके पास ये एफ जेड बार लिखो या पूरे बार लगाओ, आपके पास जेड बार ही आएगा। तो ये क्या है आपके पास, आइसोगोनल है, कहां पर, 0 पर ये आइसोगोनल है। इस प्रकार ये रिजल्ट भी कई बार आपसे पूछ सकते हैं, ऑप्शन दे देंगे एफ जेड इज एनालिटिक एंड डेरिवेटिव नॉन जीरो, देन एफ जेड बार इज आइसोगोनल, एफ जेड बार या एफ जेड का होल बार आइसोगोनल या बोथ नन ऑफ दीज। तो आपको ये रिजल्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्फॉर्मेलिटी। यहां से अनुकोणिता के लिए जो आवश्यक और पर्याप्त शर्त क्या है, क्वेश्चन यहां से होगा। कोई मैपिंग दे देंगे, बता पूछेंगे आपसे कन्फॉर्मल है या नहीं, तो आप वो डायग्राम बना के कभी चेक नहीं कर सकते, आपको चेक यहां से करना है। क्या बोला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, MKR, ए मैपिंग एफ जेड इज कन्फॉर्मल एट जेड नॉट इफ एंड ओनली। कन्फॉर्मल है तो आपका जो एफ जेड है वो एनालिटिक होगा जेड नोट पर, कन्फॉर्मल है तो वो जेड नोट पर क्या होगा, एनालिटिक होगा, और साथ साथ में उस पॉइंट पर डेरिवेटिव है वो भी नॉन जीरो होगा, जेड नोट पे डेरिवेटिव वो भी नॉन जीरो होगा। यानी आपके पास कोई मैपिंग है जो कन्फॉर्मल है, दिस इंप्लाइज एनालिटिक, और साथ में उसका जो डेरिवेटिव है वो भी आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा। उल्टा भी कोई फंक्शन एनालिटिक है और डेरिवेटिव नॉन जीरो है, तब जाकर के वो कन्फॉर्मल होगा। तो अब आपसे कोई पूछे मैपिंग
कन्फॉर्मल है या नहीं, सबसे पहले चेक करो एनालिटिक है कि नहीं है। एनालिटिक है तभी कन्फॉर्मल होगी, अदरवाइज कन्फॉर्मल नहीं होगी। तो हमें पता है ये एनालिटिक नहीं है, नॉट एनालिटिक, और एनालिटिक नहीं है तो ये कन्फॉर्मल भी नहीं होगी। एफ जेड बराबर मोड जेड, ये कन्फॉर्म एनालिटिक नहीं है तो कन्फॉर्मल नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कन्फॉर्मल पूछे तो आपको क्या करना है, चेक करना है। जैसे एग्जांपल के लिए बताओ भाई ये कन्फॉर्मल कहाँ है, W बराबर जेड स्क्वायर, आपसे पूछ सकता है W बराबर ई की पावर जेड, W बराबर जेड प्लस 1/z, ये पूछा एग्जांपल, इनमें से कौन सी हर जगह कन्फॉर्मल है या कन्फॉर्मल नहीं है। W बराबर साइन जेड, ठीक है ना, साइन जेड बाहर आ जाता तो कन्फॉर्मल ये रहती नहीं। अब यहां से देखो क्या करना है, ये एनालिटिक है क्या सर, एनालिटिक है क्योंकि पोलिनोमियल है, तो एनालिटिक के साथ साथ इसका डेरिवेटिव एफ डैश जेड कितना आएगा, ये 2z आ जाएगा। ये कहां पर जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है 0 पर, तो z बराबर 0 पर ये कन्फॉर्मल नहीं है, इसके अलावा सब जगह कन्फॉर्मल है। कन्फॉर्मल कहां नहीं होगी, जहां पर एनालिटिक होने के साथ साथ वहां पर डेरिवेटिव अगर 0 हो जाता है तो कन्फॉर्मल नहीं होगी। तो सब जगह है 0 को छोड़ करके यहाँ पर कन्फॉर्मल नहीं है। इसका देखो एफ डैश जेड ई की पावर जेड, ये कभी भी 0 नहीं होती है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, तो ये एवरीवेयर कन्फॉर्मल है, सभी जगह कन्फॉर्मल है। ये अगर हम देखें इसका डेरिवेटिव एफ डैश जेड, ये आ जाएगा जेड का 1 - 1/z स्क्वायर, इसको 0 रखना है तो यहाँ से जेड बराबर +-1, यानी 1 और -1 को छोड़ करके ये आ जाएगा जेड स्क्वायर -1 बराबर 0, नहीं एक साथ में 0 भी आएगा क्योंकि 0 पर भी तो डिफाइन नहीं है ना, एफ डैश 0 रखा तो 1/, ये डिफाइन नहीं है, और यहाँ से आपके पास 0 कब हो रहा है, +-1, ठीक है ना। एनालिटिक भी होना चाहिए ना, ये एनालिटिक ही नहीं है जेड बराबर 0 पर क्योंकि डिफाइन ही नहीं है, तो एनालिटिक होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए। तो 0, 1, -1 इन 3 पॉइंट पर ये कन्फॉर्मल नहीं है, बाकी जगह कन्फॉर्मल है। साइन जेड का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन जेड का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस जेड, और ये कोस जेड 0 कहाँ होता है, ये 0 होता है 2n + 1 × π/2 के विषम गुणज पर ये क्या होता है, 0 होता है, यानी इस पॉइंट पर कन्फॉर्मल नहीं है, इसके अलावा सभी जगह ये कन्फॉर्मल हो जाएगा। तो कन्फॉर्मल मैपिंग है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए और साथ में उसका डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो आना चाहिए। जहां 0 आ रहा है या जहां एनालिटिक नहीं है वहां फंक्शन कन्फॉर्मल हो ही नहीं सकता, या वहां वो मैपिंग कन्फॉर्मल हो ही नहीं सकती। इंपॉर्टेंट रिजल्ट बुक में लिखा भी हुआ है, लेकिन ये बीच में लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, इसलिए हम पढ़ते नहीं हैं। और इस बार सेकंड ग्रेड में संस्कृत डिपार्टमेंट में क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि W बराबर एफ जेड को ये कन्फॉर्मल मैपिंग, तो आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन और दूसरा है एंगल ऑफ रोटेशन किसी पॉइंट है Z0 पर। तो कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन पूछे तो आपको उसका डेरिवेटिव का मॉडुलस ले लेना उस पॉइंट पर, और अगर आपको पूछे एंगल ऑफ रोटेशन उस Z0 पर तो एफ डैश Z0 का आर्ग्यूमेंट निकाल लेना है। क्वेश्चन इस बार क्या पूछा गया था, एंगल ऑफ रोटेशन पूछा गया था, मैपिंग गिवन थी एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, इसका एंगल ऑफ रोटेशन पूछा था तो एफ डैश जेड निकालो, ये आ जाएगा 2z। कहाँ पूछा था, पॉइंट था 1 + आइटा पर, शायद एट 1 + आइटा। तो अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट निकालना है एफ जेड का इस पॉइंट के ऊपर, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या 2 1 + आइटा, ये आएगा ना एफ डैश 1 + आइटा आपके पास हो जाएगा 2 + 2 आइटा, या 2 कॉमन है जेड की जगह 1 + आइटा रखा, तो यहां से इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा भाई, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/2 यानी 1, दिस इज इक्वल्स टू π/4। एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर π/4 हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा एट इस पॉइंट पर, तो आपके पास आ जाएगा ये मॉडुलस इसका एफ डैश जेड का उस पॉइंट पर मॉडुलस, तो आप कहोगे सर ये 4 + 4 का अंडर रूट यानी कि 2√2,
ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन हो गया, और ये आपके पास रोटेशन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है रोटेशन ऑफ एंगल वाला, तो कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन वाला भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो एफ जेड इज नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है लेकिन कांस्टेंट नहीं है एट जेड नॉट पर, एंड उस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो है, देन जेड नॉट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ। यानी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन का जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछे एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर का क्रिटिकल पॉइंट, तो हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव किया 2z, इसको जीरो के बराबर रखा तो z बराबर जीरो, तो z बराबर जीरो है वो इसका क्रिटिकल पॉइंट है, वो हो जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन। आपसे पूछ सकते हैं इस मैपिंग का क्रिटिकल पॉइंट बताओ आपसे, ठीक है ना, जेड क्यूब का पूछ सकते हैं, साइन जेड का पूछ सकते हैं, जो एनालिटिक हो उसका आपको बताना है क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं रेखिक रूपांतरण, तो एफ जेड बराबर ए जेड प्लस बी, जहां पर ए नॉन जीरो है, ए हमेशा नॉन जीरो होगा, अगर ए जीरो हो जाएगा तो कांस्टेंट मैपिंग आ जाएगी, लीनियर रहेगी नहीं, और ए और बी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये मैपिंग है एफ जेड बराबर ए जेड प्लस बी, ये आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैपिंग कहलाती है। ये आपके पास तीन प्रकार की होती है, ट्रांसलेशन जिसको शॉर्ट में टी से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं स्थानांतरण। अगर आपके पास ए का मान 1 हो जाता है और बी अगर आपका नॉन जीरो है, फिर टी जेड बराबर जेड प्लस बी, ये जो मैपिंग है वो आपका ट्रांसलेशन यानी कि स्थानांतरण कहलाती है। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, डिटेल में आप एक बार बुक में देख लेना भाई। सेकेंड है रोटेशन घूर्णन, यानी मोड ए का मान 1 हो जाए, ए का जो आपका जेड का कोफिशिएंट है उसका मॉडुलस का मान 1 हो और बी का मान 0 हो, तो टी जेड बराबर, टी जेड नहीं सॉरी आर जेड आएगा भाई, रोटेशन है ना, आर जेड लिख लो, तो आर जेड है ये आपका क्या हो जाएगा, आर जेड बराबर ए जेड इज रोटेशन कहलाएगा, जहां पर ए का मॉडुलस 1 है, और हम जानते हैं ई की पावर आइटा थीटा का मॉडुलस 1 होता है, तो इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं आर जेड बराबर ई की पावर आइटा थीटा इंटू जेड, क्योंकि इसका मॉडुलस हमेशा 1 होता है। थीटा आप कुछ भी ले लो, इसका मोड हमेशा 1 होता है, क्यों, क्योंकि ई की पावर आइटा थीटा होती है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, जिसका वैल्यू 1 होती है। ऐसा लिखा मिले या ऐसा लिख करके साथ में ये दे दे कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन है वो आपको, या जो मैपिंग मिलती है वो कौन सी है, और रोटेशन यानी कि घूर्णन मैपिंग कहलाती है। थर्ड है मैग्निफिकेशन या कॉन्ट्रैक्शन, आवर्धन और संकुचन, तो ए का मान आपका हमेशा धनात्मक होना चाहिए और बी नॉन जीरो, तो ए का मान धनात्मक है और बी नॉन जीरो है, तो एम जेड बराबर ए जेड है वो आपकी मैग्निफिकेशन तब कहलाएगी जब ए का मान 1 से बड़ा है और ए का मान 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो उस केस में वो संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो ये आपके 3 टाइप की मैपिंग होती हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले टी जेड बराबर ए जेड प्लस बी, ए जेड प्लस बी यानी ए का मान 1 आ जाता है तो जेड प्लस बी। दूसरा आपके पास होते है रोटेशन, आर जेड बराबर आपके पास क्या होती है ए जेड, बी 0 होता है जहां पर मोड ए बराबर 1 होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई की पावर आइटा थीटा इंटू जेड। थर्ड होती है आपके पास जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो मैग्निफिकेशन और एक रोटेशन, एक मैग्निफिकेशन और सॉरी एक कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ए जेड होती हैं दोनों ही, अगर ए का मान 1 से बड़ा है तो मैग्निफिकेशन, और ए का मान 0 से 1 के बीच में है तो उस केस में आपका ये कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन मैपिंग कहलाती है। तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके 3 भाग होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क, आर ओ टी डज नॉट चेंज द शेप एंड साइज। आर रोटेशन और जो आपका ट्रांसलेशन है तो उसमें क्या होगा, जो भी आपकी शेप होगी, आयत है तो आयत रहेगा, वर्ग है तो वर्ग रहेगा, शेप भी चेंज नहीं होगी, छोटा बड़ा भी नहीं होगा, और साइज है वो सेम साइज रहेगी। जबकि एम मैग्निफिकेशन या कॉन्ट्रैक्शन वो क्या करता है, शेप तो सेम रखता है, डज नॉट चेंज शेप, बट साइज है वो कम ज्यादा करता है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कम हो जाएगी, मैग्निफिकेशन होगा तो ज्यादा हो जाएगी।
एम और आर दोनों कम्यूट करते हैं, यानी मैग्निफिकेशन और रोटेशन है वो कम्यूट करते हैं, तो मोर और रोम ऐसे याद रखो मोर से। एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस एज द कंपोजिशन, तो मोर और रोम तो आपको क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, तो दोनों तरफ टी लगाओगे तो टी मोर और टी रोम है वो बराबर होते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको ये ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है वो 99% संभावना रहती है पूछने की, इनवर्जन मैपिंग। सबसे पहले पढ़ा कन्फॉर्मल मैपिंग, उसका साथ में था आइसोगोनल मैपिंग, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैपिंग, उसके बाद इनवर्जन मैपिंग। काफी इंपॉर्टेंट मैपिंग है ये, आपका बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट होता है। आगे पढ़ेंगे बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप सभी जानते हो एफ जेड बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी। अगर मैं डी बी और ए को ए और डी को 0 कर देता हूं, बी का मान 1 कर देता हूं, सी का मान 1 कर देता हूं, तो आपके पास ये हो जाएगी, यानी ए बराबर डी बराबर 0, बी बराबर सी बराबर 1 करता हूं, तो उस केस में आपके पास जो मैपिंग आएगी वो एफ जेड बराबर कितना आएगी 1 अपॉन जेड आ जाएगी, यानी इसी का एक स्पेशल केस है इनवर्जन मैपिंग। डब्ल्यू बराबर एफ जेड बराबर 1 अपॉन जेड, जहां पर जेड नॉन जीरो है, इज कॉल्ड इनवर्जन मैपिंग, इनवर्जन मैपिंग कहलाती है। तो डब्ल्यू बराबर एफ जेड को यू प्लस आइटा वी बराबर 1 अपॉन जेड बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस आइटा वाई, जेड की वैल्यू रख दी एक्स प्लस आइटा वाई। अब मैं यहां पर कर देता हूं ऊपर नीचे परिमेयकरण एक्स माइनस आइटा वाई, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आइटा वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना है इनवर्जन मैपिंग से। अब आप तुलना करो, u आपके पास ये है, v आपके पास ये है, आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। u बराबर x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी प्रकार v बराबर आपके पास माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो u और v के मान है जो आपको हमेशा डायरेक्ट याद रखना है इस मैपिंग के लिए। चाहो तो आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, कुछ नहीं, परिमेयकरण करना है सेम। तो यहां से z बराबर 1 अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा, यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं z बराबर 1 अपॉन डब्ल्यू, यानी 1 अपॉन यू प्लस आइटा वी। वापस परिमेयकरण करेंगे तो यहां से x का मान है वो आता है u अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यहां से जो y का मान आता है वो v अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस का। तो ये आपको u और v का मान रखना है x y की टर्म में, और x और y का मान u और v की टर्म में। ध्यान रखना कुछ भी नहीं है, x और y है वो u और v से रिप्लेस हो जाते। बताओ भाई कोई समस्या? और यहां से लगे हाथों आप चेक कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है वो कितना आएगा, अभी बताओ। इसका स्क्वायर करना तो यू स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर, एलसीएम सेम आएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का मान 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक ये चीज भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तीन चीजें इनवर्जन मैपिंग के लिए आपके दिमाग में डायरेक्ट ही ध्यान में रहना चाहिए। अगर मैपिंग W बराबर 1 अपॉन जेड है, अगर मैपिंग W बराबर 1 अपॉन जेड है, तो उस केस में U का मान, उस केस में U का जो मान है वो आपका क्या रहेगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, V का मान माइनस का y, माइनस मत खा जाना भाई, अदरवाइज याद रखने की कोई बात ही नहीं है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, बट ये बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े। u का मान, अगर x का मान चाहिए तो जहां x है वहां u, जहां y है वहां v रखना। सेम इसके लिए करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो ये, और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर चाहिए तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी ही रखनी है। कहां पर काम आएगी देखते हैं। अब देखो भाई, ये आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी बराबर 0, ये आपकी एक जनरल इक्वेशन है किसकी, सर्कल की, जब ए नॉन जीरो। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये आपके पास 0, तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। ए नॉन जीरो है। अगर हम रियल सर्कल की बात करें तो ए का यहाँ पर भाग देंगे तो आपके पास इसकी रेडियस है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आती है रेडियस की कंडीशन से। यानी अगर हम बात करें सर्कल, तो सर्कल तो तभी होता है ना जब भाई उसकी रेडियस त्रिज्या कुछ ना कुछ होनी चाहिए, अदरवाइज तो हम पढ़ते हैं कि रेडियस 0 हो जाती है तो पॉइंट सर्कल हो जाता है, रेडियस नेगेटिव हो जाता है तो इमेजिनरी सर्कल हो जाता है।
ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना, ए नॉन जीरो है तो सर्कल ए जीरो हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाती। दो केस यहां से बनते हैं। मैप 1/z जो इन्वर्जन मैप है वो ट्रांसफॉर्म द अबो इक्वेशन एज फॉलो, यानी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन आपके पास कहां पर है, जेड प्लेन में है। ये आपके पास, सॉरी ये आपका जेड प्लेन है, ये आपका डब्लू प्लेन है। तो ये इक्वेशन आपकी यहां पर है, ये मैपिंग डब्लू बराबर 1/z है। ये इसको कौन सी इक्वेशन पे कन्वर्ट करती है वो देखते हैं। देखने के लिए क्या करना है, देखने के लिए हमें क्या करना है, मैं इसका भाग दे देता हूं, तो ये आ जाएगा डी प्लस, अच्छा ये कैसे आई, हाँ ये वाली लाइन है, इसको इस पे मैप करती है 1/z। कैसे मैप करती है अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर देखो, मैं क्या करता हूँ, a प्लस इसका भाग दे देता हूँ, तो बी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर। इस इक्वेशन को मैंने लिखा है। अब चाहो तो यहाँ से देखो a, ये आपके पास क्या है, पीछे हमने देखा u है, बी यू, ये यहाँ पर आपके पास क्या है, माइनस का v माइनस सी वी प्लस 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, डी टाइम यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, तो ये आपके पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही तो है भाई, डी इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस बी यू माइनस सी वी प्लस ए बराबर 0। बस क्या हुआ है, ए और डी आपस में रिप्लेस हो गए हैं, एक्स और वाई रिप्लेस हो गया। यहां पर ध्यान रखना अभी सी की जगह माइनस सी आ गया है। तो जो मैपिंग आपके पास इन्वर्जन 1/z है वो इस लाइन को, इस कर्व को इस कर्व पे आपको मैप कर देती है। अब यहाँ पर चार कंडीशन होंगी, ए जीरो हो जाए, ए जीरो हो जाएगा तो आपके पास सर्कल, डी भी जीरो हो जाएगा तो ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल, डी जीरो नहीं है तो ओरिजिन से पास नहीं होने वाला सर्कल, अगर ए जीरो हो गया है तो आपके पास लाइन, अगर डी जीरो तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, और डी जीरो नहीं है तो ओरिजिन से पास नहीं होने वाली लाइन। और यहां से आपकी बुक में भी आपको मिल जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये लाइन है 1/z, इसको कहां पर मैप करेगा, इस सर्कल को कहां पर मैप करेगा, इस लाइन को कहां पर मैप करेगा। तो चार केस मैंने अभी बताए हैं। पहला केस है जब ए और डी दोनों जीरो, ए और डी जब दोनों जीरो हो जाएं तो आप इसमें देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं इसको मैं, ये समीकरण नंबर 2 बोल देता हूं। ए और डी जब दोनों जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो, मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा है। यहाँ पर देखो डी भी जीरो ए भी जीरो है तो हमें क्या मिलेगी, मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा, यानी कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो वो यहाँ पर भी मूल बिंदु से ही गुजरेगी। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो जब ए और जेड बराबर जीरो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से गुजरने वाली सरल रेखा आर मैपिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा, मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा पर मैप होती है। कब, जब मैपिंग आपके पास W बराबर 1/z हो। सेकंड है a बराबर 0 d बराबर नॉन जीरो। a बराबर 0 का मतलब क्या है, ये 0 सर्कल होगा, d नॉन जीरो है, यानी कि एक सरल रेखा है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। ओरिजिन से पास कब होती है, जब कांस्टेंट टर्म 0 हो। यहां पर a बराबर 0 रखेंगे, a बराबर 0 तो ये ओरिजिन से गुजरने वाला कर्व होगा, d नॉन जीरो है यानी कि सर्कल होगा। तो यहां से हम इन दोनों से देखकर बता सकते हैं कि अगर आपके पास ओरिजिन से नहीं गुजरने वाली लाइन है, a 0 है d नॉन जीरो है, तो एक ऐसी लाइन है जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, वो हमेशा 1/z के अंतर्गत एक ऐसे सर्कल पर मैप होगी जो ओरिजिन से गुजरता है, जो ओरिजिन से पास होता है। यही लाइन यहाँ लिखा हुआ है, ये सरल रेखा नोट पासिंग थ्रू ओरिजिन, सरल रेखा जो पास नहीं हो रही ओरिजिन से, आर मैपिंग ऑन टू सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे सर्कल से जो ओरिजिन से पास होगा। सेम यहाँ पर आप देख सकते हो, जब ए 0 नॉन जीरो है यानी सर्कल है, डी 0 है यानी ओरिजिन से पास हो रहा है। अब आपके दिमाग में होना चाहिए ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से पास हो रहा है, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, उधर डी 0 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा,
लाइन आ जाएगी, ए नॉन जीरो है, यानी कि ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं होती है। मैपिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये चीजें रटने की आवश्यकता नहीं है आपको, आपको सिर्फ ये दो इक्वेशन पता होने चाहिए इस मैपिंग के लिए। W बराबर 1/z के लिए ये लाइन आपको पता हो और ये इसको यहां पर मैप करती है, ये अगर पता है, याद है, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो। ये यहां से 1 मिनट लगेगी। फिर आपको यहां से 4 केस बनते हैं, जब A 0 हो, D 0 हो, A 0 हो, D नॉन जीरो हो, A नॉन जीरो हो, D 0 हो, A नॉन जीरो हो, D नॉन जीरो। तो 4 केस के आधार पर आप बता सकते हो। और यहां से आप देखो कि सरल रेखा हो या सर्कल हो, वो सरल रेखा या सर्कल पर ही मैप हो रही है। सरल रेखा हो या सर्कल हो, वो सरल रेखा या उस पर ही मैप हो रही है। एक चीज और ध्यान से देखना, आगे हम पढ़ेंगे, z बराबर 0, ये इसका पोल क्या है, आपके फर्स्ट ग्रेड में हालांकि है नहीं, फिर भी आपने पढ़ा होगा पोल, जहां पर ये इनफाइनाइट बन रहा है, तो z बराबर 0 ये आपका पोल है। क्या है ये? पोल है। तो 0 से गुजरने वाली लाइन या सर्कल जो भी है, 0 से गुजरने वाली यानी ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन क्या है? सर्कल है। सर्कल हो या लाइन हो जो ओरिजिन से पास हो रही है, वो हमेशा सरल रेखा पर ही मैप होंगे। स्ट्रेट लाइन पर मैप हो रही है, वो स्ट्रेट लाइन पर मैप हो रही है, वो मूल बिंदु से गुजरे मत गुजरे, लेकिन जो पोल से गुजरती है सरल रेखा या सर्कल, वो हमेशा सरल लाइन पर ही मैप होती है। ये आगे हम रिजल्ट पढ़ेंगे और यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व भी कर सकते हो। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, तो थोड़ा सा इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको शॉर्ट में बीटी बोलते हैं, जिसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि द्विरेखिक रूपांतरण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? द्विरेखिक रूपांतरण। द्विरेखिक रूपांतरण जिसको हमें बोलते हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म मैंने बताया था, z प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ए बी सी डी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, बट कंडीशन AD माइनस बी सी नॉन जीरो होना चाहिए। AD माइनस बी सी नॉन जीरो होना चाहिए, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसको मैं W लिख देता हूँ, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन मिलता है। और यहाँ पर आप देखोगे Z और W दोनों ही लीनियर हैं। लीनियरिटी की कंडीशन आपको चेक करना, लीनियरिटी कैसे कंडीशन चेक करते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा एफ ऑफ वाई, ये कंडीशन आप पढ़ते हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर लीनियरिटी की कंडीशन को ये दोनों ही होल्ड कर रहे हैं, Z और W, यहाँ पर विच इज लीनियर इन बोथ Z एंड W, इट जस्टिफाई द टाइटल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, और यहाँ से दो आपके पास वेरिएबल W और Z हैं, इन दोनों में ये इक्वेशन लीनियर है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइलिनियर। दो में होगी इसलिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? तो एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन H विच मैप पॉइंट, Z प्लेन में आपके पास 3 पॉइंट है और W प्लेन में इन 3 पॉइंट पर मैप होती है। Z प्लेन में आपके पास 3 पॉइंट है, 0 1 इन्फिनिटी, और आपके पास ये Z प्लेन में है। W प्लेन में ये 0 मैप हो रहा है माइनस आइटा पे, 1 मैप हो रहा है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मैप हो रहा है 1 पे। तो W प्लेन के अंदर तो ये मैप करने वाली जो मैपिंग है वो क्या होगी? वैसे तो हम इसको अपन निकालते हैं क्रॉस रेशो की हेल्प से, हम जानते हैं, आगे देखेंगे कि Z प्लेन के अंदर एक्सटेंडेड Z प्लेन होता है Z इन्फिनिटी, और एक्सटेंडेड W प्लेन होता है W इन्फिनिटी। यानी एक्सटेंडेड प्लेन के अंदर Z प्लेन में आपके पास कोई भी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मैप करने वाली जो मैपिंग होती है वो हमेशा यूनिक होती है। और उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर क्रॉस रेशो वो इनवेरिएंट होता है। यानी अगर आपके पास, आगे हम देखेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्रॉस रेशो 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं Z1 Z2 Z3,
तो उनको लिखने का तरीका होता है Z1 Z2 Z3 Z4। डिफाइन बाद में करेंगे, कैसे करते हैं, सिंपल है, Z1 माइनस Z2 Z2 मैं बता दूंगा थोड़ी देर बाद में। लेकिन 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, इनके क्रॉस रेशो को ऐसे लिखते हैं और इनकी इमेज है FZ1 FZ2 F ऑफ Z3 F ऑफ Z4। ये इनकी इमेज का क्रॉस रेशो है, तो ये इक्वल होता है। तो इनकी हेल्प से हम ये मैपिंग फाइंड आउट करते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बतानी कौन सी मैपिंग है जो ये काम करती है। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट उठाओ, जीरो की इमेज माइनस आइटा किस में आ रही है चेक करना है। मैं इसको मिटा देता हूं भाई। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये मान के चलो वो फ्री का क्वेश्चन है, आपको वो नंबर देने के लिए ही क्वेश्चन डाला गया है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जाता है। जीरो की इमेज देखो, यहाँ जैसे ही जीरो रखा तो यह आ जाएगा 0 - 1 0 प्लस आइटा, -1 अपॉन आइटा, आइटा आ रहा है कितना आ रहा है -1 अपॉन आइटा, आइटा वैल्यू 1 अपॉन आइटा माइनस आइटा, फिर एक माइनस प्लस, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ रखा z माइनस आइटा, जीरो रखा 0 माइनस आइटा 0 प्लस 1 माइनस आइटा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे तो 0 प्लस आइटा 0 माइनस आइटा, तो ये माइनस आइटा आ रहा है, हो सकता है, हो सकता है। ये रखेंगे तो 0, तो ये आ रहा है माइनस का 1 नहीं होता, 2 डिस्कार्ट हो गए। अब हमें रखना 1, जैसे ही 1 रखा यहाँ पर तो 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, और हमें पता है माइनस आइटा, कल ही बताया था मैंने, याद रखना डायरेक्ट 1 जा रहा है इन्फिनिटी पे, ये 1 इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा तो डिस्कार्ट हो गया। तो यहाँ पर चेक करो, जैसे ही 1 रखा 1 - 1 इन्फिनिटी, चेक करो इन्फिनिटी, जैसे इन्फिनिटी रखा तो ये आपके पास 1 पे जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इन्फिनिटी कॉमन लेंगे, यहाँ से देखो z को, तो 1 प्लस आइटा अपॉन z, और ये 1 - 1 अपॉन z, ये 0 0 तो 1 आ गया, ठीक है ना। तो हमें डिस्कार्ट करने हैं, सेकंड से ही डिस्कार्ट हो रहे हैं, तो आगे हमें बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट पॉइंट रखो, इसकी इमेज या तो 1 में आएगी तो वहीं से हो गया, 2 में आएगी तो दूसरा रख के देखो, दूसरे में भी 2 सेम आ रहा तो तीसरा रख के देखो, तीसरे में कभी भी सेम आएगा ही नहीं। इस प्रकार आपसे पूछे भी इन 3 पॉइंट को, इन 3 पॉइंट पर मैप करने वाली मैपिंग कौन सी है, तो आपको सिर्फ पॉइंट रख के आपको डायरेक्ट ही चेक करना है, ज्यादा इधर उधर की कैलकुलेशन नहीं करनी। अब देखो एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेट लाइन और सर्कल टू स्ट्रेट लाइन और सर्कल। अच्छा, एवरी बीटी ट्रांसफॉर्म, यानी कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो सरल रेखा और सर्कल को, सरल रेखा और सर्कल मैप करती है। इसका मतलब क्या है कि सरल रेखा को वो सरल रेखा और सर्कल पे मैप करेगी। इसी प्रकार अगर कोई आपके पास सर्कल है तो उसको भी सरल रेखा और सर्कल पर ही मैप करेगी। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान रखना, आपके पास कोई सरल रेखा है तो डब्लू प्लेन के अंदर वो या तो सर्कल पे करेगी मैप या आपको लाइन पे करेगी। अगर सर्कल है तो भी वो या तो लाइन को पर करेगी या सर्कल पर मैप करती है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए हमने देखा था 1/z है, वो भी एक प्रकार की बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी यहाँ पर सर्कल और लाइन को सर्कल या लाइन पर ही मैप कर रही थी। अब यहाँ पर देखो W बराबर FZ AZ प्लस B/CZ प्लस D है, तो इसका पोल, पोल क्या होता है, जहां पर इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी कब बनेगा, जब Z की जगह मैं -D/C रख दूं। तो इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पोल आपको याद रखना है, क्या होगा -D/C। अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है, इसका पोल कितना है, Z की, ये 0 कब हो रहा है, नीचे वाला 0 कब हो रहा है, Z बराबर 1, तो इसका पोल है वो Z बराबर 1 हो, ठीक है ना। जहां पर नीचे वाला पार्ट 0 हो रहा है, या मैं बोलूं ये पूरा पार्ट है इन्फिनिटी हो रहा हो, ये जब जहां इन्फिनिटी हो रहा है, इसकी लिमिट जिस पॉइंट पे इन्फिनिटी हो उसको पोल बोलते हैं। कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ेंगे, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पार्ट पढ़ते हो वहां पर आता है, ठीक है ना भाई। तो ये पोल है। तो अब ये देखो इंपॉर्टेंट, ए क्या बोला है, अगर पोल इफ Z बराबर D-C लाई ऑन द लाइन और सर्कल देन BT ट्रांसफॉर्म लाइन, यानी पोल अगर आपका लाइन और सर्कल पे मैप होता है तो उस केस में आपका जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म है वो हमेशा लाइन पर मैप करेगी। मैंने वहां थोड़ी देर पहले ही बताया था
कि मूल बिंदु से गुजरने वाली आपके पास लाइन हो या सर्कल। मूल बिंदु से गुजरेगी तो यानी उसका 1/z का पोल कितना है, इन्फिनिटी कहाँ हो रही है, z बराबर 0 पर। तो 0 है वो सरल रेखा या सर्कल पे मैप उसके ऊपर आ रहा, लाई कर रहा है। तो ऐसे केस में इन दोनों की इमेज आप डब्ल्यू प्लेन में देखोगे 1/z के अंतर्गत, तो वो हमेशा सरल रेखा होगी। सरल रेखा अगर आपसे पूछे कि ओरिजिन से पास होगी या नहीं होगी तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज ये पूछे सरल रेखा होगी या सर्कल, तो सरल रेखा। अगर पोल है वो लाई नहीं करता, पोल डज नॉट लाई ऑन द लाइन और सर्कल, देन बीटी ट्रांसफॉर्म सर्कल। तो उस केस में आपकी बीटी है वो सर्कल पे मैप करेगी। ये देखो मैपिंग W बराबर 1/z हैज पोल z बराबर 0। तो मैप लाइन और सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा सर्कल या लाइन जो ओरिजिन से पास होता है वो हमेशा लाइन पर मैप होगा, मैप्स लाइन, और सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन टू लाइन, लाइन पे करेगी। सेम 1/z मैप लाइन और सर्कल किस पे, डू नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन को सर्कल पे मैप करेगी। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था और यहाँ से भी आप देख सकते हो। अब आपको ये मैपिंग दे दे और पूछे भाई बताओ कि 1 से पास होने वाली कोई भी सरल रेखा है वो किस पे मैप होगी, सरल रेखा पर या सर्कल पे, तो आप बता सकते हो 1 है वो उस पे लाई कर रहा है इसलिए सरल रेखा पर ही मैप होगी। ये भी आपको यहां से ध्यान में रखना है। ये मैपिंग जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वापस एक जगह लिख दिया, आपको ध्यान रखना है। मैपिंग एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, ये मैप करती है वर्टिकल लाइन हो x बराबर a या हॉरिजॉन्टल लाइन हो। जेड प्लेन के अंदर आपके पास वर्टिकल लाइन हो या हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, डब्ल्यू प्लेन में ये पैराबोला पर आपको मैप करती है। वर्टिकल लाइन हो या हॉरिजॉन्टल लाइन हो, डब्ल्यू बराबर जेड स्क्वायर है जो मैपिंग पैराबोला पर मैप करती है। सेकंड आपके पास क्या है, फर्स्ट W बराबर साइन जेड या कोस जेड, साइन जेड हो या कोस जेड हो कोई भी हो, वर्टिकल लाइन यानी x बराबर a, x बराबर a है तो ये हाइपरबोला पे मैप करती, मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिया था। साइन जेड और कोस जेड दोनों ही ओरिजेंटल लाइन को y बराबर b को इलिप्स पर मैप करती है W प्लेन में। इसी प्रकार साइन हाइपरबोलिक z और कोस हाइपरबोलिक z, साइन हाइपरबोलिक z और कोस हाइपरबोलिक z है वो आपका ये वर्टिकल लाइन है, तो इसका वर्टिकल इसका हॉरिजॉन्टल वाले पे, इसका वर्टिकल लाइन है वो कहां पर करेगी, एलिप्स पे करेगी, इसका उल्टा करेगा, ध्यान रखना। 5 नंबर साइन जेड और कॉस हाइपरबोलिक जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड और कोस हाइपरबोलिक जेड है वो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी y बराबर b को किस पे मैप करेगी, हाइपरबोला यानी कि एलिप्स के ऊपर पे मैप करेगी, सॉरी हाइपरबोला यानी कि अति परवलय पर मैप करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थ्योरेटिकल कई बार नहीं बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना, इससे आपको इक्वेशन पूछ सकते हैं। यहां तक अभी तक जो क्वेश्चन पूछा है वो यही पूछा किस पे मैप करेगी, एलिप्स पे करेगी, हाइपरबोला, पैराबोला, तो आप डायरेक्ट ही इनको ध्यान में रखो। मैंने आपको याद करने का मेथड भी बता दिया है, एक बार वापस बता देता हूं। साइन जेड कोस जेड का याद रखना है, साइन हाइपरबोला कोस हाइपरबोला का उसका ऑपोजिट कर देना है, ठीक है ना। जो मैंने याद किया है ये डब्ल्यू प्लेन है, ये आपका जेड प्लेन है। तो लाइन आपके पास एक तो ये हो सकती है, अगर ये है तो इस लाइन को मैं ऐसे करना आसान है मेरे लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा इस लाइन को मोड़ना आसान है तो इसको मोड़ दिया, तो ऐसे ही इधर मोड़ दो, तो ये लाइन है यानी कि x बराबर a है वो आपका हाइपरबोला यानी कि अति परवलय, ठीक है। दूसरी लाइन है आपके पास, दूसरी लाइन y बराबर b है। इस लाइन को मुझे ऐसा मोड़ना थोड़ा सा आसान लगता है नीचे की साइड, इसको ऐसे मोड़ना है तो ये, इसको ऐसे मोड़ना है तो ये ऐसा बन जाएगा, या एक पता चल गया हाइपरबोला तो दूसरा एलिप्स ही बनेगा, तो ये आपके पास क्या बन गया है, दीर्घवृत्त बन गया है। मैपिंग क्या है, मैपिंग आपके पास साइन जेड है या कोस जेड। हाइपरबोलिक है बस ये ध्यान रखना ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला उधर चला जाएगा। इस प्रकार आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कंसेप्ट कैसे करता वो मैंने आपको प्रूफ भी बताया था, इस प्रकार आप करते हो। लेकिन आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप पूरे क्वेश्चन को कैलकुलेशन के साथ सोल्व करो, इसलिए आपको डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर इनको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है फिक्स पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट, जिसको बोलते हैं निश्चर बिंदु या स्थिर बिंदु।
क्या कहलाता है? कोई मैपिंग है सी इन्फिनिटी का सबसेट डी से सी इन्फिनिटी में डिफाइन, देन पॉइंट जेड नॉट बिलोंग्स टू डी इज सेड टू बी फिक्स पॉइंट इफ एफ जेड नॉट बराबर जेड। यानी जो मैपिंग गिवन है, जो मैपिंग गिवन है उसको जेड के बराबर रखो, यहां से जो आपका आ रहा है पॉइंट वो आपके फिक्स पॉइंट होंगे। जैसे एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, इसको जेड के बराबर रखा तो जेड जेड माइनस 1 बराबर 0, जेड बराबर 0 और 1 आ गया। इन्फिनिटी बात करें तो इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी भी आ रही, तो सी इन्फिनिटी में तो आपके पास इसके फिक्स पॉइंट हैं वो 0 1 इन्फिनिटी, और सी के अंदर 2 ही है। आपको ये चेक करना है कि एक ऐसा पॉइंट जिसकी इमेज खुद आ रही हो, 0 की इमेज 0 है, 1 की इमेज 1 है, इन्फिनिटी की इमेज इन्फिनिटी है, तो ये पॉइंट फिक्स पॉइंट होते हैं। -1 की इमेज +1 और इसलिए ये फिक्स पॉइंट है नहीं है। एवरी रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इन्फिनिटी से एफ इन्फिनिटी डिफाइन है, एट मोस्ट 3 फिक्स पॉइंट रखेंगे अनलेस एफ जेड बराबर जेड। अगर मैपिंग आपकी एफ जेड बराबर जेड है तब तो उसका प्रत्येक पॉइंट ही फिक्स पॉइंट है। 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, प्रत्येक पॉइंट ही है। इसके अलावा कोई भी मैपिंग है वो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में एट मोस्ट अधिकतम 3 ही क्या रख सकती है? फिक्स पॉइंट रख सकती है। 3 से ज्यादा फिक्स पॉइंट रखने वाली मैपिंग है वो सिर्फ एक ही है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी सी इन्फिनिटी में एक ऐसी मैपिंग है जिसके पास 4 फिक्स पॉइंट हैं, इसके पास है 4 फिक्स पॉइंट हैं, तो मैपिंग कौन सी होगी? एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर दे देंगे, ई की पावर जेड कुछ दे देंगे, एक दे देंगे ये जेड। आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में 3 से ज्यादा अगर कोई मैपिंग फिक्स पॉइंट रखती है तो वो सिर्फ तत्समक जो या आइडेंटिटी मैपिंग एफ जेड बराबर जेड ही होती, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकते। 2 रख सकते हैं, 3 वही रखेगी, और सी के अंदर ये 3 की जगह 2 हो जाएगा। एनी लीनियर एलटी मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है 4 और मोर फिक्स पॉइंट इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। अच्छा, एक्सटेंडेड 4, आज ये ध्यान रखना भी, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में 4 हो सकता है, जबकि आपका जो सिंपल एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है 4 और मोर फिक्स पॉइंट इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन देन इट मस्ट बी आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ही चीज, तो इसमें अलग क्या है भाई? एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ, तो ये फिर यहाँ पर मेरे हिसाब से ये सी होना चाहिए, फिर ये सी होना चाहिए। एक सेकंड, ये तो सेम चीज हो गई है। यहाँ एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन लिखा है एक्सटेंडेड, तो ये एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन ही तो है। तो कोई मैपिंग ऐसी है क्या इसके अलावा जो, हाँ ठीक ठीक ठीक, एक ही बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर क्या लिखा है, इसको शब्दों में फिर क्या चीज एक ही है, ये बोला एट मोस्ट 3, 3 या अधिकतम 3 रख सकती है। यहाँ क्या बोले? 4 या 4 से ज्यादा रखती है। सही है, बिल्कुल भाई, चीज एक ही है, बट इसको लिखने का तरीका अलग अलग है। कि कोई भी मैपिंग जो सी इन्फिनिटी में है यानी कि एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कोई मैपिंग है, उसके पास 4 या 4 से ज्यादा फिक्स पॉइंट है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ऐसी मैपिंग सिर्फ एक ही होती है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैपिंग। जो मैंने बताया है वो सिर्फ एक ही मैपिंग, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किस मैपिंग का आपको बताना है? अपरिवर्तनीय बिंदु, निश्चर बिंदु, स्थिर बिंदु, क्या करना है आपको? एफ जेड बराबर जेड करना है। या तो आप ऐसे सोल्व करके देखो, या तरीका आपको क्या बताया मैंने, पॉइंट रख कर देखो उसमें वो इसकी इमेज खुद आ रही है क्या? जैसे 1 रखा, 1 की इमेज 0, एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है? यहाँ 1 रखा, 0 नहीं हो सकता है। -1 रखा तो ये -1 -1 -1 +1, -1 की इमेज 0 आ रही है, ये इन्फिनिटी हो रहा है, नहीं हो सकता। आइटा रखा तो आइटा -1 आइटा +1, इसको मैं -1 कॉमन ले लूं यहाँ से, 1 - आइटा 1 + आइटा। क्यों लिया? क्योंकि सर मुझे पता है इसकी इमेज का मान कितना होता है, ये माइनस है, ये ऊपर माइनस आइटा तो माइनस आइटा, और ये माइनस माइनस प्लस आइटा, आइटा की इमेज आइटा आ रही है। इसी प्रकार माइनस आइटा की इमेज निकालें तो माइनस आइटा -1 माइनस आइटा +1, तो इसको मैं ऊपर से माइनस
कॉमन ले लेता हूं तो यह आ जाएगा 1 प्लस आइटा, नीचे 1 माइनस आइटा, यह आपका आइटा और ये आगे माइनस तो माइनस आइटा, यानी आइटा की इमेज आइटा माइनस आइटा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 देखो 1 की इमेज 0 आ रही है तो नहीं हो सकता, है ना। तो आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप उठा करके चेक करो, जो भी पॉइंट उठाओ उसकी इमेज खुद आ रही है तो वो फिक्स पॉइंट निस्सर बिंदु अपरिवर्तनीय बिंदु है, अदरवाइज नहीं है। बाई ऑप्शन ही आपको डायरेक्ट चेक करना है। कई बार देखो ऐसे कुछ थोड़े से गंदे गंदे आ जाते हैं, तो चाहो तो आप क्या करो, इसको सोल्व करो, डब्ल्यू जेड बराबर जेड, या चेक करो 2 है कि नहीं है, तो 2 इंटू 2 माइनस 4 कितना हो गया, 0 हो गया, नहीं हो सकता है। आइटा रखा 2 आइटा माइनस 4 आइटा प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा आपको भी, इसकी इमेज आइटा आ रही नहीं आ रही, वैसे नहीं आएगी, ठीक है ना, पता चल रहा है। तो इसी प्रकार आपको चेक कर करके देखना है भैया, या अगर थोड़ा सा लग रहा अभी गंदे से पॉइंट है तो बराबर जेड रखो और सिंप्लीफाई आप इसको कर सकते हो। मुझे लग रहा है इसके अंदर सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए, लेकिन आपको ये सोल्व करके ही देखना पड़ेगा, तभी है वो आप बता सकते हो, ठीक है ना। एक बार आप कैलकुलेशन चेक करके देख लेना, या आप देखो थर्ड वाला और डिस्कार्ड कर देते हैं 2 आइटा, तो 2 आइटा रखेंगे तो यहाँ पर 4 आइटा माइनस 4, ये आ जाएगा 2 आइटा प्लस 2, ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है आइटा माइनस 1, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है आइटा प्लस 1, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लो, ये 2 हो गया, माइनस का 2 आ जाएगा 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, और मुझे पता है इसकी वैल्यू माइनस आइटा होती है, तो ये प्लस का 2 आइटा हो जाएगा, ये इसका मान के माइनस आइटा, एक माइनस ये 2 आइटा की इमेज तो 2 आइटा आ रही, हो सकता है सही हो, फिर इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, माइनस 2 आइटा और रख लेते हैं, जैसे माइनस 2 आइटा रखा तो माइनस का 4 आइटा, माइनस का 4, माइनस 2 आइटा प्लस का 2, ऊपर से माइनस का 4 कॉमन आ रहा तो 1 प्लस आइटा, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है तो ये 1 माइनस आइटा, ये आपका 2 बच गया माइनस का, और ये आइटा माइनस आइटा, यानी ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने शुरू से बताया था आपको, ये वाली चीजें बार बार यूज आती हैं, इसलिए 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा बराबर माइनस आइटा, 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा बराबर माइनस प्लस आइटा, ऊपर प्लस है 1 से स्टार्ट होना चाहिए, देखो 1 1 है, ऊपर माइनस है तो माइनस, ऊपर प्लस है तो प्लस आइटा आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप हर बार परिमेयकरण करोगे तो काफी ज्यादा आपका टाइम है वो लग जाएगा, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्रॉस रेशो, वज्रानुपात बोलते हैं, वज्र अनुपात या वज्रानुपात, Z1 Z2 Z3 Z4 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी सी इंफिनिटी के अंदर, देन इट क्रॉस रेशो इज डिनोटेड बाय, इससे डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट्स, ये शायद इसमें नहीं आना चाहिए, एक बार चेक कर लेना भाई बुक में, या अदरवाइज मैं एक बार चेक कर ही लेता हूं। क्रॉस रेशो वाला पार्ट है, मेरे हिसाब से ब्रैकेट नहीं आना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर कोमा नहीं आना चाहिए, कोमा आएगा भाई, कोमा आएगा, कोमा आएगा Z1 कोमा Z2 कोमा Z3 कोमा Z4, ठीक है ना। कोमा जेपीएच वाले बुक में हो सकता है, किसी बुक में नहीं हो, तो Z1 कोमा Z2 कोमा Z3 कोमा Z4 के ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये किसको डिनोट करता है, ये 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इनके क्रॉस रेशो यानी कि वज्रानुपात को डिनोट करता है। और डिफाइन कैसे करते हैं, तरीका बहुत ही आसान है, कैसे देखो, ये 4 पॉइंट है, तो सबसे पहले Z1 माइनस Z2 लिखा, दिस माइनस दिस अपॉन में दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस यानी Z3 माइनस Z4, फिर Z4 माइनस Z1, ये आपका क्रॉस रेशो आ गया है। 1 2 2 3 3 4 4 1, आप कहोगे सर ये यूनिक होता है, बिल्कुल यूनिक नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे से स्टार्ट कर सकते हो, Z1 माइनस Z2 ये नीचे लिख सकते हो, फिर Z2 माइनस Z3 ऊपर लिखना पड़ेगा, फिर नीचे Z3 माइनस Z4, फिर ऊपर Z4 माइनस Z1। तो ये यूनिक नहीं होता, रटना नहीं है भी आपको, ये आपको रटना नहीं है,
आपसे पूछे 4 पॉइंट उसका क्रॉस रेशो बताओ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, वैल्यू दोनों तरीके से सेम ही आनी है, वैल्यू है वो दोनों तरीके से सेम ही आएगी, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है, रट मत लेना कितना ही होगा, लेकिन ये तरीका आसान है, 1 2 फिर 2 3 3 4 4 1, इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास 3 पॉइंट गिवन है कोई भी और फिर आपको निकालना मैपिंग कौन है, तो चौथा आपको जेड मान लेना है, जेड Z1 Z2 Z3, तो यहां से Z माइनस Z1 Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z1, तो यहां से आपके पास सोल्व करोगे तो Z के अंदर एक मैपिंग मिल जाएगी और वो आपकी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, क्या है, द क्रॉस रेशो इज इनवेरिएंट अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Z1 Z2 Z3 Z4 4 पॉइंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, और एफ जेड कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उनकी इमेज का जो आप क्रॉस रेशो निकालोगे वो इसके बराबर ही आता है। 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट का किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आप उसकी इमेज का अगर आप निकालते हो क्या क्रॉस रेशो, तो वो हमेशा ही क्या आएगा, यूनिक बराबर आएगा, हमेशा बराबर आएगा। इसका मतलब ये क्या है, इनवेरिएंट है, चेंज नहीं होता है। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना। 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट गिवन है आपको एक्सटेंडेड जेड प्लेन में और उनकी इमेज 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है वो डब्ल्यू प्लेन में गिवन है, सच दैट किस प्रकार, देन अच्छा है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर एफ जेड, जो W1 होगा वो Z1 की इमेज होगी, W2 है वो आपके पास Z2 की इमेज होगी, W3 बराबर Z3 की इमेज होगी। यानी मैंने बताया 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मैप होने वाली जो आपके पास हमेशा यूनिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो मिलेगी। चेक बनानी हो तो आप बना सकते हो, अदरवाइज आपको चेक करना 3 पॉइंट गिवन है तो आपको चेक करो कौन सा संतुष्ट कर रहा है। ठीक है ना, आपको सिंपल चेक करके बताना, ऑप्शन से आपको जाना नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक बार इससे नेट में भी शायद क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द क्रॉस रेशियो ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट Z1 Z2 Z3 Z4 इन C इन्फिनिटी, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं C इन्फिनिटी के अंदर, उनका क्रॉस रेशियो अगर रियल नंबर है तो these point are lie on circle or a line if and only if है, या आपसे ऐसे बोले कि 4 पॉइंट हैं जो किसी सर्कल या किसी लाइन पर लाई कर रहे हैं, या बोले कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब एक लाइन पर हैं, या सर्कल पे लाई कर रहे हैं 4 पॉइंट, तो उन 4 पॉइंट का जो क्रॉस रेशो है वो हमेशा रियल नंबर आए। ये दोनों चीज ध्यान रखना, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट का क्रॉस रेशियो अगर रियल नंबर आ रहा है तो चारों पॉइंट या तो कोलिनियर होंगे यानी एक सरल रेखा पर स्थित होंगे, या वो सर्कल पे लाई करेंगे। उल्टा बोलूं कि 4 पॉइंट हैं जो ये सर्कल या लाइन पर लाई करते हैं, स्थित हैं, तो उनका क्रॉस रेशियो है वो हमेशा रियल नंबर होता है। दोनों पार्ट तरीके से आपको याद रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन है वो पूछा भी जा चुका है, उसको हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में, शायद होना चाहिए यहाँ पर, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ है या नहीं। नहीं गिवन है यहाँ पर भाई, बट आपको ध्यान में रख लेना है कि क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो भाई इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इवोल्यूशन ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन यहाँ से 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछा जाता है, भाई बताओ ये मैपिंग दे देंगे आपको कोई भी और आपसे पूछेंगे W लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ये कहाँ पर मैप होगी, रियल साइड में होगी यानी रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 0 वाले भाग में मैप होगा, या इधर होगा, या ऊपर होगा, या नीचे होगा। तो ये आपसे 4 ऑप्शन देकर पूछ सकते हैं कि ये मैपिंग है, ये मोड W लेस देन 1 यानी इस शक्ति को, इस डिस्क को कहाँ पर मैप करेगी। ठीक है ना, ये वाली कहाँ करेगी, ये वाली कहाँ करेगी, ये वाले कहाँ करेगी, यहाँ W मोड Z है तो मोड Z आ जाएगा।
ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, डिटरमाइन ऑल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन यानी कि ये वाला प्लेन, इनटू द सर्कल, ये सर्कल आपके पास ये वाला, ठीक है ना, ये सर्कल तो नहीं, ये डिस्क होगी, वैसे तो ये डिस्क होनी चाहिए। यानी कि आप ऐसी मैपिंग बतानी है, वहां पर आपको ये एफ जेड बताना है, कि मैपिंग बतानी है कि कौन सी मैपिंग होंगी, सभी मैपिंग बताओ, डिटरमाइन ऑल बीटी, ऐसी कौन सी मैपिंग होंगी जो अपर हाफ प्लेन को इस यूनिट डिस्क के अंदर मैप करती हैं, यानी ये पूछ सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, ये मैपिंग गिवन है, ये आपको मैपिंग गिवन है एफ जेड, और आपको दे देंगे मोड डब्ल्यू लेस देन 1, आपको बताना है कि ये मैपिंग मोड डब्ल्यू लेस देन 1, ये जो यूनिट डिस्क है इसको कहां पर मैप करेगी, इसको कहां पर मैप करेगी, अपर हाफ में, लोअर हाफ में, राइट हाफ में, लेफ्ट हाफ में, कहां पर मैप करेगी, ये आपको बताना है। इस दो प्रकार के क्वेश्चन है वो यहां से पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन है लगभग यहां से आ ही जाता है, ठीक है ना। तो ये हम बात करेंगे, तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद रखने हैं, अगर आपने ये याद रख लिए तो आपको कैलकुलेशन है वो नाम मात्र की करनी पड़ेगी। ये छोटा सा यहाँ पर मैंने 5 रिजल्ट लिखे हैं, इनको समझना देखो आराम से है, अगर ये समझ में आ गया है तो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं जो मैंने 3-4 आगे लिखे, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूं पहले थोड़ा सा, वन बाय वन करके थोड़ा सा आराम से समझ लेना। ये समझ में आ गया, ये मान के चलो कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आता तो आपका गलत हो ही नहीं सकता है। ये मैपिंग आपके पास एफ जेड, ठीक है ना, इफ एंड ओनली होती है, इधर से उधर करो या इधर से उधर करो, एक ही बात भाई, अपर हाफ को उस उधर बोलो या उसको उधर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। डब्लू प्लेन मैं ले लेता हूँ, ये डब्लू प्लेन ले लेता हूँ, ये जेड प्लेन है, अभी मैं यहाँ पर मोड डब्लू लेस देन इक्वल्स टू। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना, ये जिस टाइप की कोई भी बीटी है ना, ये अगर आपका इस डिस्क का एक बिंदु इस अपर भाग में चला गया है, एक बिंदु, तो सारा का सारा भाग है वो इसके अंदर जाएगा। और ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री इस पे लाई करेगी, ये बाउंड्री है वो जो आपकी वो इस पे आएगी। और ये बार वाला भाग है, ये पूरा बार वाला, ये पूरा का पूरा नीचे की साइड जाएगा। तो अगर हमें एक पता चल गया है भाई ये अंदर वाला भाग कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा, तो हम बता सकते हैं बाउंड्री है, ये जो इसकी बाउंड्री है वो इस पे जाएगी, और जो बार वाला भाग है वो नीचे चला जाएगा। तो हमें सिर्फ ये देखना अंदर वाला भाग कहाँ जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आराम से बता देंगे। लिखा क्या, देखो मैपिंग लिखी हुई है, एफ जेड बराबर ई की पावर आइटा थीटा जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस अल्फा बार। जहां पर हमें गिवन है कि अल्फा का जो इमेजिनरी पार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और थीटा रियल नंबर है। सभी में देखो थीटा रियल नंबर है, यानी थीटा का मान अगर मैं पाई रखूं, ई की पावर आइटा पाई की वैल्यू होती है -1, यहाँ -1 हो सकता है। थीटा की वैल्यू π/2 रखूं मैं, या थीटा की वैल्यू में 2 पाई रखूं, तो ई की पावर 2 पाई का मान होता है 1, यहाँ +1 हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा का मान कुछ भी रखो हमेशा ये रहे। अब देखो यहाँ पर सब में ये कॉमन है, थीटा बिलोंग्स टू आर। दूसरी चीज क्या कॉमन है, ई की पावर आइटा थीटा कॉमन है सभी में। उसके अलावा जेड माइनस अल्फा, ऊपर जेड माइनस अल्फा है सभी में, जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस अल्फा। चेंज कहाँ है, चेंज है नीचे की साइड। इस दो में चेंज है जेड माइनस अल्फा बार, माइनस आ रहा है, जेड माइनस अल्फा बार। यहाँ पर जेड प्लस अल्फा बार हो गया, जेड प्लस अल्फा बार हो गया, और यहाँ पर अल्फा बार माइनस अल्फा बार जेड -1 हो गया, कि माइनस कॉमन ले ले और वो इसके अंदर मर्ज कर देंगे, तो 1 माइनस अल्फा बार जेड। ये एक ही चीज है, कई बार ये दे देते हैं, कई बार ये माइनस कॉमन लेके माइनस इसके अंदर मर्ज कर देंगे भी अपन, क्योंकि ई पावर आल्टा थीटा है, वो कोई भी थीटा रियल नंबर के लिए।
यहां पर ध्यान रखना मोड अल्फा लेस देन 1 है, बाकी 4 में सेम है। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है थोड़ा सा समझने में। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्या बता देता हूं यहां पर कि जो देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव का मतलब ये भाग है। मैं इसको ये वाला भाग की बात कर, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है यानी नीचे वाले भाग, इस भाग की बात कर रहा है। रियल पार्ट ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 0 तो वो इधर आता है। रियल पार्ट ऑफ अल्फा नेगेटिव यानी कि ये वाला पार्ट आता है। ये अल्फा मोड अल्फा लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो यानी कि ये आपका अंदर वाला भाग। अब देखो क्या बोली है कि ये मैपिंग है आपके पास इस टाइप की e की पावर आइटा थीटा z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस अल्फा बार, जिसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 0 हो तो उस केस में ये मैपिंग है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 0 यानी ऊपर वाले भाग को हमेशा यूनिट डिस्क में मैप करती है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 0 है, अगर है तो उस केस में ये गिवन नहीं होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अल्फा क्या होता है, जहां पर ये नीचे लिखा हुआ है नोट लगा के, अल्फा इज विच पॉइंट फॉर दैट एफ अल्फा 0, यानी अल्फा वो पॉइंट है जहां पर एफ अल्फा 0 हो रहा है, ये मैपिंग 0 हो रही है। तो हमें अल्फा चेक करना है। अगर अल्फा का इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ऊपर वाला भाग है वो अंदर जाएगा, ये वाला भाग है, ये जो आपका भाग है बाउंड्री वाला ये यहां पर जाएगा और ये वाला भाग है वो बाहर आ जाएगा। सेम सेकंड वाले में इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, लेस देन इक्वल टू अल्फा, लेस देन है यानी नीचे वाला भाग है वो अंदर जाएगा और ये वाला जो बाउंड्री लाइन है वो इस बाउंड्री पे मैप होगी और जो इसका बार वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड जाएगा, इसका बार वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड जाएगा। यहां देखो नीचे प्लस हो गया है, याद रखने के लिए भी देखो माइनस है तो ये लाइन यहां पर है माइनस, प्लस हो गई है तो ये लाइन यहां आ गई, ये लाइन यहां आ गई है, प्लस हो गई है तो ये लाइन है यहां आ गई। अब देखो रियल पार्ट ऑफ अल्फा अगर पॉजिटिव है तो यानी पॉजिटिव वाला भाग अंदर जाएगा, इसकी बाउंड्री वाला भाग इसकी बाउंड्री पे जाएगा और इसके बार वाला भाग, इसके जो बार वाला भाग है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा है अल्फा लेस देन है, रियल पार्ट ऑफ अल्फा लेस देन है यानी नेगेटिव है, तो नेगेटिव भाग है वो हमेशा इस यूनिट डिस्क के अंदर जाएगा। ये लास्ट वाला क्या ध्यान रखना है कि यूनिट डिस्क को यूनिट डिस्क पे मैप करेगी। एक बार ये चीजें देखो, आप कहोगे सर क्या चल रहा है, समझ में ही नहीं आया, कहाँ यूनिट डिस्क है वो ऊपर जा रही, कहाँ रही है नीचे जा रही है, ये अल्फा क्या है। एग्जाम्पल से देखेंगे तो चीजें हैं वो थोड़ा सा और समझ में आएगी। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आगे, फिर चीजें थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि W बराबर 1 माइनस जेड या 1 प्लस जेड, या आप ये भी ले सकते, एक ही बात है, मैंने कहा था ना कॉमन लेंगे माइनस, e की पावर आइटा थीटा के अंदर वो समाहित हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हमेशा इस फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करो, किसमें, जेड माइनस अल्फा, जेड नीचे माइनस या प्लस कुछ भी करो, जेड माइनस अल्फा लिखना है। तो इसको मैंने लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, W बराबर जेड माइनस 1 जेड प्लस 1। अल्फा बताओ यहाँ पर ये एफ जेड है, अल्फा क्या होता है जहां पर 0 हो जाए तो F1 जहां 1 रखा 0, यानी यहां पर अल्फा का मान आपके पास 1 प्लस आयोटा 0 आ गया, अल्फा का मान 1 आ गया ना। अब इस बताओ मुझे इसका रियल पार्ट ऑफ अल्फा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, रियल पार्ट कितना है, 1 है, ये 1 है और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है। तो इसको देख करके हमें पता चला, क्या पता चला कि इसका रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है, यानी ये वाला भाग है वो हमेशा इस यूनिट डिस्क के अंदर मैप हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भाई ये वाला भाग बताओ कहाँ होगा, तो सर ये वाला भाग तो बाहर की साइड हो जाएगा। और आपसे पूछे भाई ये वाला भाग बताओ, ये वाला, ये लाइन है, ये लाइन, एक सेकंड, ये जो लाइन है वो कहाँ होगी,
तो ये लाइन है वो इसकी बाउंड्री पे मैप हो जाएगी, इसकी बाउंड्री पर है वो मैप हो जाएगी। आया समझ में भाई? क्या किया है, ये मैपिंग है, आपसे पूछा है ये मैपिंग है, वो ऐसे पूछ सकता है कि इस डिस्क को, यूनिट डिस्क को कहां पर मैप करेगी। तो आप क्या कहोगे, आपको पता है ऐसे करके देखा, तो यानी यूनिट डिस्क है वो रियल पार्ट ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 0 पर, यानी इस वाले भाग में मैप होगी। अब मैंने क्या ना इफ एंड ओनली इफ है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे याद रखो कि ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस यूनिट डिस्क को अपर भाग में करेगी अगर ये कंडीशन होल्ड है, तो ये यूनिट डिस्क है वो यहां पर मैप होगी अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है। तो यहां पर हमने कौन सी देखी, यहां पर अपने पास मैपिंग में ये कंडीशन होल्ड हो रही है। अब देखो, आप देख सकते हो ये अल्फा है, ये अल्फा है ना, अल्फा 1 है, अल्फा बार कितना हो गया, अल्फा बार भी 1 है। अब मैपिंग होती है जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा बार, तो जेड माइनस 1 अपॉन में जेड प्लस 1 आ रहा है ना, अल्फा बार रियल है तो उसका बार भी खुद आ जाएगा। ये कौन सी कंडीशन को संतुष्ट कर रही है, 3 नंबर कंडीशन है, ये रियल पार्ट ऑफ अल्फा है वो ग्रेटर देन 3 नंबर है ये, तो यानी कि यूनिट डिस्क है वो राइट साइड में मैप करेगी। ठीक है ना, अब ये और ये दोनों सेम ही हैं, इसमें का चेंज कर लो। अब जैसे मैं ये वाला लेके चलता हूं एक W बराबर जेड प्लस आइटा या जेड माइनस आइटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां से जेड प्लस आइटा माइनस कॉमन ले लेंगे जेड माइनस आइटा, यानी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन से में जाना है, इसमें जेड माइनस अल्फा अपॉन में जेड प्लस माइनस, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है जेड माइनस आइटा और जेड प्लस आइटा। यहाँ पर सबसे पहला काम अपने को देखना है अल्फा क्या है, अल्फा वो पॉइंट है जहां पर ये 0 हो रहा है, ये 0 कहाँ होगा, जब जेड बराबर आइटा रखूंगा, तो यानी कि अल्फा का मान आइटा है, अल्फा का मान आइटा है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस आइटा। और यहां से पता चल रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा वो क्या है, 1 है, कितना है, इमेजिनरी पार्ट 1 है जो पॉजिटिव है, यानी कि हमें पता है कि यूनिट डिस्क है, यूनिट डिस्क है वो इमेजिनरी पार्ट अल्फा पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव भाग पर मैप करेगा। तो ये कौन सा केस बना है, ये केस नंबर फर्स्ट बना है, केस नंबर फर्स्ट बना अपना, देखो जेड माइनस अल्फा अपॉन में जेड माइनस अल्फा बार, ये वाला केस बना, कैसे बना देखो, यहां पर देखो आपके पास जेड माइनस अल्फा, अल्फा है आपके पास आइटा, नीचे जेड माइनस इसका बार लगाना आइटा का बार, तो ये कितना आ जाएगा जेड माइनस आयोटा, आइटा का बार कितना माइनस आइटा, और एक माइनस बार है प्लस आइटा। तो ये वाला केस है ना, ये वाला केस कौन सा है, जेड माइनस अल्फा अपॉन में जेड माइनस अल्फा बार, जेड माइनस अल्फा बार, तो ये केस आपका फर्स्ट केस बना है, ये वाला फर्स्ट केस बना। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो तो ये मैपिंग है वो इस यूनिट डिस्क को, कौन सी यूनिट डिस्क, W लेस देन इक्वल्स टू 1 को कहां पर मैप करेगी, ये मैप करेगी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z को ग्रेटर देन 0 पर मैप करेगी। अगर यहाँ इक्वल है तो यहाँ पर भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं। ये वाला देखो Z प्लस 1 अपॉन Z माइनस 1, एक लास्ट है ये बता रहा हूं, उसके बाद आपको करना है W बराबर Z प्लस 1 अपॉन में Z माइनस 1। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या आएगा Z माइनस माइनस 1, Z माइनस, क्योंकि अपने को Z माइनस अल्फा चाहिए, तो अल्फा का मान हो गया -1। अब बता सकते हो सर इसका रियल पार्ट ऑफ अल्फा है वो नेगेटिव है, क्योंकि -1 है ना, -1 नेगेटिव है, और नेगेटिव हो तो अपने को ये पता है हमने क्या लिखना है, रियल आ गया तो नीचे प्लस आता है, तो Z माइनस -1 नीचे कितना आएगा Z प्लस, और अल्फा बार -1 ही है, यानी Z प्लस 1 अपॉन Z माइनस, क्या थी अपने को जब रियल आता है, देखो आप जहां भी रियल पार्ट की बात करते हैं अपन, जहां पर भी रियल पार्ट की बात करते हैं तो पॉजिटिव आता है, इमेजिनरी पार्ट की बात करते हो नीचे माइनस आता है। तो ये फोर्थ वाला केस बन गया, आप चाहो तो देख सकते हो क्या है ये, यहां पर देखा मैंने Z माइनस अल्फा अपॉन में Z प्लस अल्फा बार, तो माइनस अल्फा की वैल्यू -1 है, ये फॉर्मेट है। तो यहां हमें क्या पता है, वो रिजल्ट क्या बताता है कि यूनिट डिस्क है W लेस देन इक्वल्स टू 1, वो कहां पर मैप करेगी, रियल पार्ट नेगेटिव होना चाहिए,
रियल पार्ट ऑफ जेड को लेकिन नेगेटिव पर करेगी, मैप करेगी, तो ये इस पर मैप कर देगी, यानी ये वाला अपना है वो कौन सा केस हो जाएगा, केस नंबर चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, नहीं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, इक्वल ले लो, यहाँ इक्वल है तो ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 0, ये रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये आपके पास रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 0। अल्फा है वो यहाँ पर है, अल्फा यहाँ पर आपका अल्फा है, यहाँ पर आपका अल्फा है, तो अल्फा जहां है अंदर जाएगा, बाकी बात है वो बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। अब आपको चीजें आराम से समझ में आ गई होंगी कि सर इमेजिनरी पार्ट है तो नीचे माइनस आएगा, और रियल पार्ट है तो नीचे प्लस आएगा, और यूनिट डिस्क को हमेशा कहाँ, अगर ये इमेजिनरी है तो इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन 0 पर, 0 है तो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 तो लेस देन 0 पर, रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 तो रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 पर, रियल पार्ट लेस देन 0 है तो रियल पार्ट लेस देन 0 पर मैप करेगी। और लास्ट वाली ध्यान रखना है, यूनिट डिस्क को यूनिट डिस्क पे मैप करने वाली जो मैपिंग है वो आपके पास ये होती है। अब आपको ये मैपिंग डायरेक्ट ध्यान में रखनी है, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, किस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ डिटरमाइन द ऑल बीटी ऑल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप अपर हाफ प्लेन को सर्कल पे मैप करती हैं, तो अपर हाफ प्लेन को सर्कल पे, यानी ये वाला है वो इस यूनिट सर्कल नहीं यूनिट डिस्क होगी, सॉरी इस यूनिट डिस्क में, तो अभी बताया तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अपर हाफ है यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो मैपिंग होंगी एफ जेड बराबर e की पावर आइटा थीटा जेड माइनस अल्फा बार, जहां पर आपको बस ये बताना है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये आपकी मैपिंग होगी। अल्फा का मान आप कोई भी ले लो, यहाँ से 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ये हमेशा संतुष्ट करेगी। थीटा का मान कुछ भी ले लो, तो ये ऐसी मैपिंग है जो हमेशा इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को इस यूनिट डिस्क के अंदर मैप करेगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो 5 मैपिंग है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, द ट्रांसफॉर्मेशन मैप सर्कल को कहाँ मैप कर रहा है, ये सर्कल है, सर्कल यानी कि बाउंड्री है डिस्क की, हमें वापस वही सोचना है, ये मैपिंग है W बराबर Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1। अल्फा क्या है, अल्फा का मान 1 है, Z माइनस अल्फा होता है, अल्फा का मान 1 है, रियल पार्ट ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 1 है, तो Z माइनस अल्फा Z प्लस अल्फा बार, ये है ना, कौन सा है, अल्फा ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये वाला पार्ट रियल पार्ट ऑफ अल्फा है वो इस यूनिट डिस्क पे मैप कर रहा है ना, ये लाइन है, ये लाइन है आपकी, ये वाली लाइन है ना, बाउंड्री पे जा रहा है, अंदर वाला पार्ट इधर जा रहा है, और इस साइड वाला पार्ट है वो आपका ये बार की साइड जा रहा है। अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा सर्कल, ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 इज विच मैप, यहाँ पर आपको इधर सर्कल दे दिया है, ठीक है, लाइन न देकर के इधर सर्कल दे दिया है, तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, ये सर्कल अगर मैं बात कर लूँ इसको जेड प्लेन के अंदर, तो ये आपके पास यू और वी लाइन हो जाएगी, ये लाइन कौन सी है, u बराबर 0, इमेजिन लाइन है ना, आप उल्टा कर लो इसको, वहां पर तो ये था ना पर आप, तो ये क्या बोला है, ये सर्कल है, इसके अंदर ये सर्कल है, तो ये जाएगा आपके पास उधर लाइन पे चला जाएगा, कि हम जानते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो सर्कल और लाइन को सर्कल और लाइन पर ही मैप करता है, तो ये आपके पास देखेंगे तो u बराबर 0, यानी ऑप्शन 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। वहां मैपिंग क्या थी देखो, W लेस देन इक्वल्स टू 1 था, यहाँ पर आपके पास मोड Z लेस देन इक्वल्स टू 1 या मोड Z इक्वल्स टू 1 है, सर्कल है तो इक्वल्स टू 1 है, तो इसको आपस में एक दूसरे के अंदर चेंज कर दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है इनवर्स पॉइंट या सिमेट्रिक पॉइंट या कॉन्जुगेट पॉइंट, यानी इसको बोलते हैं संयुग्मी बिंदु हिंदी में। क्या होता है इनवर्स पॉइंट, Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और रिप्रेजेंट द इमेज ऑफ ईच अदर अंडर द कर्व, ये आपके पास कोई भी कर्व है,
इस कर्व के अंदर अगर एक दूसरे की इमेज है Z1 और Z2, तो Z1 और Z2 हैं वो आपके सिमेट्रिक पॉइंट या इनवर्स पॉइंट या कॉन्जुगेट पॉइंट है वो कहलाते हैं। किसके कोरस्पॉन्डिंग? उस कर्व के कोरस्पॉन्डिंग। मोस्टली अपने जो यहाँ पर दे रखा वो सर्कल दे रखा, अदरवाइज या तो आपके पूछते हैं एक लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एक सर्कल के कोरस्पॉन्डिंग। तो लाइन के कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आते हैं उनको बोलते हैं सिमेट्रिक पॉइंट। मोस्टली ऑथर हैं वो क्या यूज करते हैं? सिमेट्रिक पॉइंट करते हैं स्ट्रेट लाइन के कोरस्पॉन्डिंग, और इनवर्स पॉइंट है वो होता है सर्कल के कोरस्पॉन्डिंग। यानी आपसे पूछ लेंगे कि ये सर्कल है Z बराबर मोड Z बराबर, तो इस ये पॉइंट आपके पास अल्फा है, तो इसको आपको बताना इसका इनवर्स पॉइंट क्या होगा? इनवर्स पॉइंट ऑफ अल्फा। अगर ये अंदर है तो इसका इनवर्स पॉइंट बाहर होगा, बाउंड्री है तो बाउंड्री पर होगा, बाहर है तो उसका इनवर्स पॉइंट है वो अंदर होता है। कैसे करना है? आसान सा तरीका है, आप सभी जानते हो कि मान लेते हैं Z माइनस Z नोट बराबर R। ये आपके पास कोई भी सर्कल है और आपसे पूछे अल्फा का इनवर्स पॉइंट क्या है। अल्फा पॉइंट गिवन है और आपसे पूछा है इनवर्स इमेज या इनवर्स पॉइंट या सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा बताओ। आप सभी को पता भाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? Z माइनस Z नोट का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। मोड Z स्क्वायर क्या होता है? Z माइनस Z बार ना Z इंटू Z बार, Z माइनस Z नोट का बार, इसको मैं अलग अलग कर देता हूं बार को, R स्क्वायर। यह आ जाएगा Z माइनस Z नोट बराबर R स्क्वायर अपॉन में Z माइनस Z नोट का बार। इसको उधर ले जाता हूं मैं, तो ये चाहो तो आप Z बराबर Z नोट प्लस R स्क्वायर अपॉन में Z बार माइनस Z नोट का बार, ये आपके पास आ गया है। अब ये अपने पास किसका चाहिए? अल्फा का। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा ये Z है, ये तो इनवर्स पॉइंट ऑफ अल्फा आ जाएगा, इनवर्स ऑफ अल्फा। Z नोट फिक्स पॉइंट है ही, R रेडियस फिक्स है ही, और यहाँ पर Z बार माइनस Z नोट का बार, तो Z है यहाँ पर आपके पास अल्फा आ जाएगा, अल्फा बार माइनस Z नोट का बार, ठीक है ना। तो ये आपके पास आता है ऐसे, और आप चाहो तो डायरेक्ट याद रखो ऐसे। Z1 मैंने यहाँ पर Z1 ले लिया है, किसकी जगह? इनवर्स पॉइंट ऑफ अल्फा। Z1 इज द इनवर्स पॉइंट ऑफ Z बराबर अल्फा। अल्फा का इनवर्स पॉइंट Z1 है विद रेस्पेक्ट टू इस सर्कल के रेस्पेक्ट में Z माइनस Z नोट बराबर R। देन उस केस में आपके पास Z1 यानी इनवर्स पॉइंट ऑफ अल्फा क्या होता है? Z नोट जो उसका सेंटर है प्लस रेडियस का स्क्वायर अपॉन में अल्फा माइनस Z नोट बार, या चाहो तो ऐसे लिखो Z प्लस R स्क्वायर अपॉन में अल्फा माइनस Z का होल बार। एक ही बात है, होल बार करो या अलग अलग करो, अल्फा माइनस Z नोट। ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, तो ये चीजें हैं वो और ज्यादा आसान हो जाएंगे। लास्ट में स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं अपन, एक सेकंड, लास्ट में आपका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं त्रिविम प्रक्षेप। क्या होता है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन? उसको समझने से पहले छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं कि आप रियल लाइन है उसको आप एक हाफ सर्कल पे मैप कर सकते हो। ये आपके पास हाफ सर्कल है, इस पर आप पूरे रियल लाइन को मैप कर सकते हो। कैसे मैप कर सकते हो? कि ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। अब आप इस सेंटर पर मिलाने वाला इस लाइन से मिलाओ, इस सेंटर को इस लाइन से मिलाया आपने, तो आपने देखा कि जो ये पॉइंट है इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इस पे पॉइंट आपको ये मिलेगा इस सर्कल पे। आपको चाहिए कि सर मुझे इस रियल नंबर कौन से पॉइंट पे मैप होगा, तो इस सर्कल से मिला दो। इस सर्कल से मिलाओगे तो जहां पर ये कट करेगा इसको, तो ये इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये मिल जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये। यानी इस हाफ सर्कल और इस रियल लाइन के अंदर हम 1-1 कोरस्पॉन्डेंस स्थापित कर सकते हैं, हम एक बाइजेक्टिव मैपिंग स्थापित कर सकते हैं। और दो सेट, कोई भी दो सेट हैं, कोई भी दो सेट आपके पास A और B, उनके बीच में अगर बाइजेक्टिव मैपिंग है, अगर उनके बीच में 1-1 कोरस्पॉन्डेंस है, तो दोनों पॉइंट हैं उनकी कार्डिनलिटी सेम होती है, वो दोनों सेट सिमिलर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये जो हाफ सर्कल है इस रियल लाइन की इक्विवेलेंट है।
यानी इस हाफ सर्कल और रियल लाइन में मैं क्या कर सकता हूं, 1 1 कोरस्पोंडेंस स्थापित कर सकता हूं। इसी प्रकार आपको प्लेन, ठीक, क्या आपके पास एक प्लेन तो होता ना R2, तो अगर आपको एक प्लेन है यहां पर और ये आपके पास कोई एक आपका स्फीयर है जिसको हम रिमान स्फीयर बोलते हैं, अगर आप इस रिमान, ये स्फीयर है जिसको रिमान स्फीयर बोलते हैं, मैं एस, ये एस क्या होता है, ये एस आपके पास कलेक्शन होता है एक्स वाई जेड सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस हाफ का होल स्क्वायर बराबर 1/6, ना। ये मैंने सेट की फॉर्मेट में लिख दिया है, यानी वो कलेक्शन जो इसको संतुष्ट करें। यानी ये आपके पास है 0.00 इसका सेंटर कितना है 0.00 और रेडियस 1/2 है, ये रेडियस 1/2 हो गई, ये आपका 0.00। तो ये आपका रिमान स्फीयर है, रिमान गोला। ये आपके पास रिमान स्फीयर यानी गोला है, ये आपके पास समतल है, समतल यानी कि अपन बोलते हैं आर्गंड प्लेन बोल दो इसको, या आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें तो एक समतल में अपन कर सकते हैं ना, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर सकते हैं। तो इस समतल और इस स्फीयर के बीच में 1 1 कोरस्पोंडेंस स्थापित करने का जो प्रोसेस है वो आपकी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाती है। यहां पर क्या करते हैं, ये जो आपका नॉर्थ पोल है जो आपका होता है 0.01, रेडियस 1/2 है, तो ये हाफ हाफ 0.01। अब आपको इस पॉइंट से इस पर मिलाना है, इसको जैसे ही मिलाओगे तो यहां पर जो टच करेगा और यहां पर जो टच करेगा, तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमेशा गोले पर आपको एक बिंदु मिलेगा। जब आप यहां से यहां मिलाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा। तो इस गोले का जो सरफेस है उस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट के कोरस्पॉन्डेंस आपको समतल पर एक बिंदु मिलेगा, यानी इस गोले और एक समतल के अंदर आपकी 1 1 कोरस्पॉन्डेंस स्थापित हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। और वो प्रोजेक्शन है या वो मैपिंग है वो किस प्रकार डिनोट करते हैं, एफ जेड बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई, यानी एफ सी इन्फिनिटी टू एस के अंदर, ये एस आपके पास वो करते हैं एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कब, जब z आपके पास इन्फिनिटी नहीं है और जब z आपके पास इन्फिनिटी है, तो उस केस में जो पॉइंट आपके पास 0.01, यानी ये नॉर्थ पोल है, ये आपका जब इन्फिनिटी पर होगा, c का मान इन्फिनिटी होगा, उसकी इमेज है वो ये होती। तो ये जो मैपिंग है ये आपकी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, या जिसको अपन बोलते हैं सिलेंड्रिकल रूपांतरण, इसमें हो जाता है स्फेरिकल रूपांतरण। तब जैसे आपसे पूछे भाई इसके अकॉर्डिंग, बस इतना आपको ये मैपिंग ध्यान रखनी है। आपसे पूछे भी बताओ इस रिमान स्फीयर के अंदर इस पॉइंट की इमेज क्या है, 1 प्लस आइटा, यानी z बराबर 1 प्लस आइटा की इमेज कितनी है, तो ये इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है तो आप बता सकते हो x का मान 1 है, y का मान 1 है, तो यहाँ रखा 1 और नीचे 1 1 1 3 1/3 2/3, यानी 1 प्लस आइटा इस प्लेन में कोई पॉइंट है, उसके कोरस्पॉन्डिंग इस स्फीयर पे जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, 1/3 1/3 1/3। इसी प्रकार आप 1 अपॉन 1 माइनस आइटा का निकालना है, तो x का मान 1, y का मान 0, x का मान 1 रखा तो 1/3, y का मान -1 -1/3, x का मान 1 है, y का मान -1 है, ये माइनस आ गया, और ये आपके पास 1 1 यानी 2/3। तो ये इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो आपको यूनिक पॉइंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 1/3 -1/3 और 2/3। इस प्रकार से आपको ये थोड़ा सा आपको स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी त्रिविम प्रक्षेप के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट सेकंड है वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, W बराबर जेड स्क्वायर मैपिंग, W बराबर साइन जेड कोस जेड साइन हाइपरबोलिक जेड कोस हाइपरबोलिक जेड, x बराबर a या y बराबर b लाइन को कहाँ और कैसे मैप करती है।
कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है, कन्फॉर्मेलिटी की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। उसके बाद हमने देखा था आइसोगोनल मैपिंग क्या होती है। उसके बाद हमने बात की थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके टाइप, ट्रांसलेशन, स्थानांतरण, रोटेशन, घूर्णन और मैग्निफिकेशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात की थी। उसके बाद हमने देखी थी इन्वर्जन मैपिंग, जहां से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। उसके बाद हमने बात की थी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, फिक्स पॉइंट क्या होता है, क्रॉस रेशो क्या होता है, सिमेट्रिक या अपन बात करें इनवर्स पॉइंट क्या होते हैं। उसके बाद हमने बात की है त्रिविम प्रक्षेप यानी कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। ये आपका फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, वो इन 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो आपके क्वेश्चंस हैं कौन से मॉडल में, मॉडल नंबर 7 में मिलेंगे इसके क्वेश्चन। यूजी और पीजी एक साथ है ना, तो वो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो, ये 2 वीडियो आप अच्छे से देख लेते हो, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछो वो आपका, अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो सभी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे और कोई गलत भी नहीं होगा। अब आपका जो कॉम्प्लेक्स का डर है वो नहीं रहना चाहिए भाई। सेकंड ग्रेड में भी पिछले 70 से ये ऐड कर दिया गया, लास्ट एग्जाम में पूछे थे 5-6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर एक एक क्वेश्चन है वो आपको समझाने का प्रयास किया है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैपिंग, इवोल्यूशन ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सब मैंने आसान तरीके में समझाने का प्रयास किया। हो सकता है कई बार क्या लिखा हुआ कुछ और होता है, गलती से कुछ और भी बोला गया होगा, गलती से जल्दबाजी में, या कई बार क्या दिमाग में कुछ और रहता है, बोला कुछ और जाता है। तो इस टाइप की कोई मिस्टेक लगे तो आप कमेंट करके बता देना। अदरवाइज आप इसको अच्छे से देखें, अब ज्यादा समय है नहीं आपके पास, तो अच्छे से तैयारी करें और पेपर देकर आए। डर बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये मानकर चलना है कि मेरी तैयारी सबसे बेस्ट है। ठीक है ना, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट और इस टॉपिक को अच्छे से कर लें। धन्यवाद।